सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बहुतों ने सीखी और बहुत रह भी जाती हैं लड़कियां, लेकिन अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ऐसे टाइम पर। देखिए, आपके अटायर में बहुत सारी चीजें हैं जो लड़कियों को नहीं मालूम होती, जो वो यूज कर सकती हैं। एक कहानी मुझे हमेशा याद रहती है, थोड़ी सी बड़ी सैड स्टोरी है। फादर नहीं थे, लखनऊ की लड़की थी और 14-15 साल की वो बच्ची थी। भाई उसका 22-23 साल का था। मालूम पड़ा कि उसका खुद का ब्रदर मॉलेस्ट कर रहा है। उसने ब्रदर के साथ वाइफ की तरह रह रही थी। माँ ने सरेंडर कर दिया और बेसिकली उस लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया कि बेटा देख, तू शिकायत करेगी तो ये भाई तो चला जाएगा जेल, ये घर भी चला जाएगा, ये रोटी मिल रही है वो भी चली जाएगी, हम लोग रोड पे आ जाएंगे और तेरे साथ रोज ये होगा जो आज भाई कर रहा है। अपर्णा, आप जैसे इतनी लड़कियों के लिए कई बार खड़ी हुई हैं, कभी ऐसा भी हो कोई लाइफ थ्रेट्स मिले हो? लाइफ थ्रेट्स काफी बार मिले हैं। कल मॉर्निंग में तो मैं सूरज निकलने से जितने भी वुमेन के खिलाफ क्राइम होते हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज है, 60-70% है जो नॉन लोग करते हैं। इतनी घटनाएं आज हमारे देश में हो रही हैं कि दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई या केवल फ्रेंड थे और क्या से क्या हो गया। मुझे बहुत गवर्नमेंट एजेंसीज ने अप्रोच किया है, एक स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी हर उस माँ को, हर उस पिता को कि आप अपना बेटा ही नहीं पढ़ा कर रहे हैं, वो कल को कलीग भी बनेगा, किसी का हस्बैंड भी बनेगा, किसी का बाप भी बनेगा। इंडिया में अच्छी औरत क्या है जो कम बोले और आंख झुका के आपकी हर आदेश का पालन करे। जिस दिन महिलाएं खुद के लिए खड़े होना शुरू कर दें कि अगर इस तरह के हो रहे हैं कि कोई ईव टीजिंग है या कोई स्टेयर है या फिर स्टॉकिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा जो आप हिम्मत बढ़ाते हैं सामने वाले की, चुप रह के बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हजारों लड़कियों को खुद पर विश्वास करना सिखाया है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की शख्सियत अपर्णा राजावत से, जो सिर्फ पंचेज ही नहीं चला रही हैं बल्कि दुनिया की सोच भी बदल रही हैं। अपर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। वी आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपर्णा। Thank you for having me. I'm so honored to be with you. You are one of the inspiration for all of us too. थैंक यू सो मच अपर्णा। सो मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ पिंक बेल्ट मिशन से, जो सिर्फ एक सोच थी और आज एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ, हम जानना चाहते हैं ये बात। देखिए, ये सफ़र तो बचपन से ही शुरू हो चुका है, क्योंकि जब मैं कराटे सीखती थी तो बहुत ही कम जो नंबर था गर्ल्स का था जी। कॉम्पिटिशन्स बहुत कम होते थे। दंगल मूवी तो अब बनी है जहाँ पे वो बच्ची लड़कों के उसमें मेरा नाम गुन्ना सिंह था और मैं लड़कों के कॉम्पिटिशन में खेलने जाती थी, क्योंकि लड़कियों की चैंपियनशिप्स होती नहीं थी। तो ये मुरैना, ग्वालियर, भिंड, यहाँ पे केवल लड़कों की ट्रेनिंग्स होती थी। तो मुझे कोई पहचानता नहीं था बचपन में, तो मैं गुन्ना बन के वाली कितने लड़कों की कॉम्पिटिशन्स में खेल रही हूँ। और मुझे एक हमेशा ये लगता था कि यहाँ पे मैं ही क्यों, यहाँ पे और लड़कियां क्यों नहीं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस उस वक्त उन कॉम्पिटिशन्स ने, उन चैंपियनशिप्स ने मुझे दिया, मुझे लगता था मेरी जो बहनें हैं, 3 और बहनें हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, उनमें वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी खड़े हो पाए। तो पिंक बेल्ट की शुरुआत तो मैं बचपन से, मेरा सपना था कि हर लड़की वैसा फील करे, महसूस करे जैसा मैं करती हूँ। तो वो शुरुआत तो शायद जब मुझे खुद अकल नहीं थी तब मुझ में ये अकल आ गई थी कि हर लड़की एम्पावर्ड और स्ट्रांग होनी चाहिए। अमेजिंग। तो आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपने ये डिसाइड किया कि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं खड़ा होना है, पूरी समाज के लिए लड़ना है? ये सबसे बड़ा चेंज आया जब मैंने इंडिया छोड़ा। देखिए, इंडिया में एक मेंटली कंडीशनड हम होते हैं, जिस तरह के परिवेश में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, कि एक उसी घर में एक भाई का वैलिडेशन अलग होता है, एक एक्नॉलेजमेंट अलग होती है, और उसी घर में एक बेटी की वैलिडेशन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में, मैं हर फैमिली की बात नहीं कर रही, बहुत अलग होती है। तो एक बचपन से एक सोच होती है कि मैं सेकेंडरी हूँ। और ये इसी सोच के साथ जब वो बिटिया बढ़ती है, तो जब वो किसी की पत्नी बनती है वही सोच रहती है, जब वो किसी की माँ बनती है तो वही सोच रहती है कि घर में मेरा जो दर्जा है वो दोयम श्रेणी का है। और ये जो मेंटली कंडीशंस जो महिलाएं हो जाती हैं, ना तो उनमें वो स्ट्रेंथ आ पाती है, ना कॉन्फिडेंस आ पाता है। जो हमें नहीं है वो हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? एग्जैक्टली। जिस माँ में ये नहीं है वो अपनी बेटी को कैसे दे सकती है? बिल्कुल। तो ये सोच में अंतर तब आया जब मैं इंग्लैंड गई अपने जॉब के सिलसिले में। मैंने वहां पे जो महिलाओं की जो सोच देखी, जो कॉन्फिडेंस देखा, जो वर्थ देखी,
कि एक परिवार में मैं थी, ब्रिटिश फैमिली में, और फादर को कुछ प्रॉब्लम हुई फाइनेंस में, मतलब उनका काफी बड़ा बिजनेस था फाइनेंस का। तो यहाँ पे तो ये होता है कि घर में बहुत बार होता है तुम्हें क्या मालूम है, तुम जाओ काम करो। ये बिल्कुल। जब भी फाइनेंस की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, मैं कहूँ हमारे जमाने में तो स्पोर्ट्स की बात होती थी, समझा जाता था औरतों को क्या मालूम है। ये तो बड़े हाई लेवल के टॉपिक हैं जो केवल आदमियों के टॉपिक होते हैं। तो वहां पे जो फादर थे, 200-300 लोगों की फैक्ट्री में या ऑफिस में काम करते थे, वो वापस आए, 3 बहनें थी, अपनी बीवी, उन्होंने तीनों को, चारों को बिठाया, मैं एज अ गेस्ट वहां बैठी थी। उन्होंने पूछना उनसे शुरू करा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारी ओपिनियन क्या है, तुम्हारी ओपिनियन क्या है। जो छोटी बहन थी उसकी उम्र 17 साल थी, उससे भी पूछा जा रहा था तुम्हारी ओपिनियन क्या है, समस्या से कैसे निकला जाए। दैट वॉज लाइक बिग शॉक टू मी कि महिलाओं की ये वर्थ है इस परिवार में, कि फादर जो 200 लोगों का बिजनेस एम्पायर चला रहे हैं, वो 17 साल की अपनी बेटी से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारी ओपिनियन क्या है। तो वहां जो सेल्फ वर्थ उस वक्त उस बच्ची ने महसूस की होगी, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की उस घर में होते हुए। तो वहां से मुझे लगा, तब मैंने कंपेयर शुरू करना हुआ मेरे को कि इंडिया में क्या दशा है महिलाओं की, और यहाँ पे महिलाओं की जिंदगी ये भी हो सकती है, बिल्कुल, जो कि हम यहाँ रह के सोच ही नहीं सकते थे। तब से मुझे लगा, जब वहां पे 6-7 साल रही और जो सोच मेरी बदली, जो, क्योंकि जब तक आपके पास खुद मर्सिडीज गाड़ी ना हो तो आप उसका ड्रीम नहीं कर सकते। जब आप देख लेते तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये मैं भी खरीद सकती हूँ। तो वो जब मैंने जिंदगी वहां औरतों की देखी, तो मुझे लगा नहीं, ये जिंदगी, ये सोच हम सबकी होनी चाहिए। हाँ, हम अपने देश में भी ला सकते हैं, अपने देश में भी। और नहीं तो क्या था कि कुछ टॉपिक्स भी डिवाइडेड थे, ये आदमियों का है, ये औरतों का है, औरतों के मतलब की बात नहीं है ये, है ना। औरतों की बातें यही हैं, घर की बातें कर लें, खानों की बातें कर लें, साथ में क्या बनाना है, क्या खिलाना है, पति को कैसे खुश रखना है, शॉपिंग की बातें हो गई, थोड़ा ऊपर गए तो थोड़ी गॉसिप हो गई इधर उधर की, जैसे यही लाइफ है लेडीज। तो पूनम जी, डिवीजन की तो आप अगर हम समाज में बात करें तो आप देखिए डिवीजन कहाँ पर नहीं है। काम में डिवीजन है, ये आदमियों का काम है, ये औरतों का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात ये है। सोच आदमियों की है, ये काम आदमियों के हैं, ये तुम्हारी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आदमी के परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर है, रिलीजन है। यहाँ पे तो औरत को जो 10,000 साल पुरानी दशा थी, इंडिया में अच्छी औरत क्या है, जो कम बोले और आंख झुका के आपकी हर आदेश का पालन करे, वो औरत सबसे आइडियल औरत, वो आइडियल है, बिल्कुल। लेकिन ये माना जाए 1000 साल पुरानी एक प्रथा आज कह लो या AI हाँ। या जो प्रथा चली आ रही है, आप कंटेम्प्रेरी अगर नहीं रहेंगे, आज समाज के दृष्टिकोण के हिसाब से जो समय चल रहा है नहीं बदलेंगे, तो वो कभी भी आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो आज आपकी सोच, आज इनोवेशन की, आज साइंस का, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें तो आप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो औरतों को देखने की आपकी सोच है, उसमें जरा भी इजाफा नहीं, ठहर गए हैं, वही ठहर गए हैं। मैं इस बारे में बोलना चाहूंगी कि पुरुष समाज को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो जब एक औरत तरक्की कर रही होती है तो क्यों उनकी ईगो आड़े आ जाती है। बहुत बार ऐसे होता है, उन्हें लगता है यार ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से बर्दाश्त नहीं होता। एक स्ट्रगल इस बात की है, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर हम, जैसे अमेरिका में हुआ, मैं यूएस रहती हूँ, ब्लैक लाइव्स मैटर, तो हम उनके अपहेवल की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट व्हाइट कैसे हो गया। अगर हम औरतों की स्ट्रेंथ की, उनको आगे बढ़ाने की बात करें, अगेंस्ट मैन कैसे हो गया। उनकी एक सशक्त जो स्थिति है, अगर आप महिलाओं की समाज में बनाना चाह रहे हैं, तो भाई वो बाहर की महिला नहीं, आपकी खुद की बेटी भी, आपकी खुद की पत्नी भी। बिल्कुल ठीक। अगर कुछ भी महिला के खिलाफ गलत होता है, तो सबसे पहले जो पिता होता है, भाई होता है, वो उतना ही सफर करता है। लेकिन जब बाहर की बेटी की बात होती है, तो आपके अंदर वो जो मेल ईगो है, वो कैसे जाग जाता है कि ये हमारा समाज दूषित हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन इक्वालिटी की बात करें, अगेंस्ट मैन कैसे हो गया। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि समाज जो फैमिली है वो गाड़ी है, दोनों पहिए बिल्कुल बराबर है। तो हम एक पहिए को अगर जो पंचर है उसको दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी प्लेस है, वो क्यों हिल जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और जबकि मेरा ये मानना है कि मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं अपने इस चीज का एडवांटेज उठाएं
कि अगर उन्हें कहीं इस मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों के बगैर नहीं हैं और पुरुष भी महिलाओं के बगैर नहीं है, इस बात को अगर अंडरस्टैंड कर जाएं तो सोसाइटी का जो एक बहुत ही अच्छा हमें फ्यूचर नजर आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना? सो पिंक बेल्ट की बात करती हूँ, जी। कमिंग बैक टू पिंक बेल्ट, ये सिर्फ एक कलर नहीं है, ये एक सोच है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग बताएं आप पिंक बेल्ट का। देखिए, मैं मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ, जी। मल्टीपल टाइम नेशनल चैंपियन रह चुकी हूँ, इंटरनेशनल मेडल जीता मैंने देश के लिए। तो मेरे लिए बेल्ट का मतलब जो भी मार्शल आर्ट के लोग हैं वो ज़रूर रिलेट करेंगे, ताइक्वांडो जूडो हो, कि बेल्ट से मालूम पड़ता है आप येलो बेल्ट हैं, ग्रीन बेल्ट है, ब्लू बेल्ट है, रेड बेल्ट है, कि आप किस स्ट्रेंथ पे खड़े हुए हैं या उस स्पोर्ट्स के पूरे उसमें आपकी जगह कहाँ पर है। जी। ब्लैक बेल्ट है तो आप टॉप पे खड़े हुए हो। तो मेरे लिए बेल्ट हमेशा से एक पावर, एक स्ट्रेंथ का एक साइन रहा है। और पिंक तो महिलाओं का कलर है। तो पिंक बेल्ट जब मुझे लगा कि मुझे कुछ मूवमेंट स्टार्ट करना है और एक ऑलराउंड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स वुमेन के लिए लेके आना है। मैं तब इंग्लैंड में रहती थी और मैंने कुछ महिलाओं से, मेरी ब्रिटिश फ्रेंड्स थी, और वो भी मुझे आते जाते करके हमें सेल्फ डिफेंस के मूव, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने, तो मैं ये है कि 7 साल से मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू करा। तो ये ज़िंदगी मेरी यही कटी कि जब भी महिलाओं के ग्रुप में होती थी, लोग मुझसे, महिलाएं यही पूछती थी कि कोई हम पीछे से पकड़ ले तो कैसे छुड़ाएंगे, कोई हाथ पकड़ ले तो क्या करेंगे। यस। तो ये पिंक बेल्ट तो स्टार्ट 7-8 साल पहले मैं ज़िंदगी और पिंक बेल्ट करती आ रही हूँ कि चाहे वो मैं इंग्लैंड में हूँ, चाहे मैं अमेरिका में हूँ, जो औरतों का ग्रुप हमेशा मुझे कि हम कैसे। तो मुझे लगा कि ज़रूरत तो ये इस देश में ही नहीं है, ये ग्लोबली ज़रूरत जगह है, हर बिल्कुल। जगह हर महिला सशक्त होना चाहती है। और तो जब जो नाम है पिंक बेल्ट का, पिंक मतलब वुमेन एंड बेल्ट मींस पावर, सो वुमेन पावर, ये ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जी। और दूसरा पिंक, मुझे लगा कि ब्लू कलर तो हमेशा अपनी जगह एक स्थान बना लिया है, वही है। जो पिंक है उसको खींच के लाना Why बहुत not? जरूरी है कि जो बिल्कुल। ब्लू के बगल में खड़ा कर पाए। तो ये एक वुमेन पावर, इसका जो रियल मीनिंग है वो ये है। और जिस दिन ग्लोबली हर महिला सशक्त हो जाएगी कि हाँ, उसको लगेगा ये नहीं कि वो कहाँ उसके दिमाग से, सबसे पहले कि किसी को आप लोडेड गन भी पकड़ा दो, अगर वो मेंटली ऑलरेडी कंडीशनड है कि शी इज इवन अनेबल टू होल्ड दैट गन, Yes. अगर लोडेड गन हो, वो पकड़ ही नहीं पा रही है तो चला कहाँ से पाएगी। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ जरूरी है वो यहाँ है। और पिंक बेल्ट का जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स हैं वो तो बहुत बाद में, लास्ट में आती है। पहले मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, लीगली स्ट्रांग, डिजिटली स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग, उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकली स्ट्रांग। अमेजिंग, अमेजिंग। इस बारे में हम आगे बात करेंगे ज़रूर अपर्णा, लेकिन पहले मुझे वो मोमेंट याद आ गया। दैट वाज अ ग्लोरियस मोमेंट, वेरी प्राउड मोमेंट, जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और मैंने उसे अपने खुद विटनेस किया था। मतलब वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट रहा है जिसे मैं हमेशा चेरिश करती हूँ। एंड अपर्णा, जिसने उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया वो आप हैं। तो आपने क्या फील किया था और कितनी लड़कियां थी उस टाइम पर जिनको आपने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी थी? सबसे पहले तो आई बैक टू डिफर, आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि वो मैंने नहीं बनाया, उसमें बहुत सारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जिसमें 5-6 महिलाओं के तो मैं नाम ले सकती हूँ, उसमें से एक आप हैं। कि मैं जब आगरा आई थी तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, ज़ीरो पे खड़ी थी और बहुत बड़ा इवेंट था और कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। तो आप हो गई, एक मानसी चंद्रा हो गई, ऐसे 3-4 लोग थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वो करवाया। तो क्रेडिट हम सबको जाता है, हम सब ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। केवल मेन तो आप ही थे अपर्णा, बट हमें ये मौका मिला कि हम कुछ एक अच्छे काम में आपके साथ नहीं, डेफिनेटली फेस मेरा था, आपने सही कहा, लेकिन हाथ आप सबके थे। लेकिन जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो एक सपना ये था, क्योंकि हमारी जो सोच है इस सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की मैं बात करूंगी, हु केयर्स, क्योंकि आप देखिए रास्ते में स्टैबिंग हो रहा है, मतलब चाकू मार के महिलाओं को मार दिया जाता है बीच चौराहे पे, और अगल बगल से भीड़ वहां इकट्ठी होती है और वो भीड़ अपना फोन निकाल के वीडियो तो बना रही होती है, लेकिन कोई उस आदमी का हाथ नहीं पकड़ती। अगर उसमें 10 आदमी भी खड़े हो जाएं, और इवन
औरतें भी होती हैं वहां पे। मैंने कई वीडियोस, इस तरह के सोशल मीडिया का जमाना है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, रोड पे हो रहा है, पति मार रहा है, वहां औरतों के पूरा हुजूम खड़ा हुआ है। तो जो हु केयर्स वाली, रेप हो रहे हैं, स्टैबिंग हो रही है, छेड़छाड़ तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये सर्वे भी कहता है कि इंडिया में 99% औरतें वो हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरह से इनअप्रोप्रिएट टच और ईव टीजिंग ये सबने महसूस की। बिल्कुल। तो जो हु केयर्स वाली सोच हमारे अंदर घर कर गई है कि मेरी बेटी सेफ है, बाकी बिल्कुल। दुनिया जाए भाड़ में। तो ये जो सोच है, मुझे वो बदलने का था कि जिस दिन ये सोच बदले कैसे। क्योंकि कल, आज अगर आप पड़ोस की बेटी को देख के आंखें बंद कर लेंगी कि मेरी बेटी सेफ है, मुझे क्या करना, मेरी बच्ची थोड़ी है, कल को कोई और आपकी बेटी को देख के भी आंखें बंद कर लेगा कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थोड़ी है। बात। तो ये सोच है वो हमें घर से स्टार्ट करनी है। और जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूरा जो एजेंडा था, जो सोच थी मेरी, वो सर्टिफिकेट नहीं था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। जब तक वो मिला नहीं, मुझे उसकी आशा भी नहीं थी। कोशिश जरूर थी, वो कोशिश इसलिए थी कि जो वर्ड है ये स्प्रेड आउट हो, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में बहुत बड़ा बैनर है, तो कम से कम ये सोच फैलेगी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से। तो मुझे ये था कि ये जब हजारों महिलाएं एक साथ एक दूसरे के लिए खड़ी होंगी, तो हु केयर्स वाली सोच है ना कि मैं सेफ, मेरी बेटी सेफ, बाकी मुझे किसी से क्या लेना देना, शायद ये बदलेगी। क्योंकि उस दिन महिलाएं एक दूसरे के लिए खड़ी हुई थी। बिल्कुल। एक और उस दिन ये सोच, लोगों की ये सोच बदली कि जब इतनी महिलाएं हजारों साथ में खड़ी होती हैं, तो क्या पावर और क्या एम्पावरमेंट महसूस होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हैं। तो ये एक वुमेनहुड, एक सिस्टरहुड की सोच जो मैंने जनरेट करने की कोशिश की, वो आगे चल के काफी लोगों की सोच बदली। जब लड़कियां आती थी, यंग लड़कियां, उस दिन 80 साल की एक अम्मा भी आई थी, एक अच्छा। 6 साल की, 7 साल की बच्ची उस लेके। टाइम पर। उस टाइम पर जी। कि 12,000 महिला वहां पर मौजूद बहुत थी। बड़ा बहुत बड़ा क्राउड नंबर था। था वो। हाँ। जब वो अम्मा आई तो मेरी मुलाकात में निकली थी, बस वो आई तो मेरे से केवल वो नमस्ते करने आई थी, अपनी बिटिया से मेरे पैर छुलाने आई थी। वाह। तो मैंने कहा, अम्मा, मैंने मजाक में उनसे कहा कि आप कैसे करोगे सेल्फ डिफेंस? कहती, बेटा मैं नहीं सेल्फ डिफेंस करूंगी, ये मेरी 6 साल की बिटिया करेगी सेल्फ डिफेंस, मैं तो बगल में खड़े होकर तालियां बजाऊंगी इसके लिए। खूबसूरत तो बात। ये सोच हाँ। कि मेरी पोती सेल्फ डिफेंस करेगी और उसको मैं बढ़ता हुआ देख के जो गर्व मैं महसूस करूंगी एक ग्रैंड पेरेंट होने के नाते, मेरे लिए वो सबसे बड़ी जीत है कि जब 12,000 महिला उस दिन खड़ी थी हाँ। एक दूसरे के लिए, बिल्कुल एक बिल्कुल। दूसरे के साथ सपोर्ट खड़ी हुई, में खड़ी थी। वो मेरे लिए शायद सबसे बड़ी जीत है उस दिन की। और ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और आप जो काम कर रही हैं ना, ये वाकई काबिले तारीफ है। सैल्यूट करती हूँ मैं आपको। कहते हैं ना कि वो कैंडल मार्च कर लो, कैंडल मार्च होती है जब कुछ हो जाता है, उसके बाद कैंडल मार्च करने से बेटर है कि आप पहले ही एक दूसरे के लिए खड़ी हो जाए, तो कुछ करके दिखा दोगे आप। एंड बड़े दुख की बात है कि हम ये बात सोचते हैं कि हमारी बेटी तो सेफ है। हमें नहीं पता आज जो किसी बाहर किसी और की बेटी के साथ हो रहा है, वो कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो हम सभी की बेटियां हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं सबके। वी शुड थिंक अबाउट इट। और तब तक इसके लिए लड़ना चाहिए जब तक कि हम पूरी तरह से सुरक्षित ना महसूस करें, जब तक स्ट्रांगली खड़े ना हो सके। इट्स सच अ पिटी कि आप देखिए चार दीवारी के अंदर कितने क्राइम होते हैं और कितने क्राइम दिन दोपहर में सड़कों पे होते हैं। और जब सड़कों पे क्राइम, हम घर की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है वो तो हम नहीं जान सकते, हम ओमनीपोटेंट नहीं है, लेकिन कम से कम जो दिन दहाड़े सड़कों पे जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जिस दिन ये सोच खत्म हो गई, ये ग्लोबल एक बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि जहां भी देशों में आज हम बात करें कि एक पूरा रिवॉल्यूशन हुआ यूएस में या यूरोप में हुआ, आज महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बेटर है। और वो बहुत बेटर इसीलिए है कि जो रिवॉल्यूशन की जो सोच थी जब उन्होंने शुरू किया, तो उनको यही था कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हो। हमें कोई महिला के साथ कुछ हो रहा है तो हम वहाँ आंख मूंद के नहीं निकल सकते। अगर यही सोच इंडिया में आ गई, और मैं बोलूंगी महिलाओं नहीं पुरुष में, क्योंकि जो स्ट्रेंथ पुरुष में है, आज भी बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं के बिना सोसाइटी नहीं है, तो पुरुष के बिना भी कोई समाज नहीं है। बिल्कुल। ये दोनों ही मिलके जब चलेंगे, तो अगर वहां पे ये दिन दहाड़े जो होता है, अगर चार आदमी भी खड़े हो जाए ना, ये ना सोच के कि मेरे घर की महिला थोड़ी है, मुझे क्या करना,
बिल्कुल सही बात। बजाय बचाने के, वहाँ मजे लेने के लिए खड़ा होना आप अगर बंद कर वीडियो दें, बनाने के लिए वीडियो कि बनाने, ऐसा हो रहा है। आप 112 डायल कर दो। आप कहीं, आप खुद नहीं खड़े हो सकते हो तो कोने में जाके अगर किसी महिला के साथ हो रहा है, एक आपको 1 मिनट, जिस दिन ये सोच शुरू हो गई तो कि कम किस से तरह से हम हेल्प कर सकते। कि किस तरह से हम इस इन घट, क्योंकि जो कल्प्रेट होते हैं, जो करते हैं, उनको ये मालूम है कोई खड़े होने वाला नहीं है। वो- तो वो आज कर रहा है, कल वो फिर करेगा। हम्म, मैं कई बार, पहले मैं ट्रैवल करती थी कि कोई भाई साहब बैठे होते हैं ट्रेन में, और वो 3 घंटे एक महिला को घूर सकते हैं। और क्योंकि वो महिला को मालूम है कि अगर मैं बोलूंगी तो 10 लोग ये खड़े हुए हैं, 10 में से कोई नहीं बोलेगा। तो अगर ये आदमी मुझे इंटिमिडेट करेगा तो मेरे को बचाने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। तो उस डर से वो बोल नहीं पाती। वो चुप करके वो बैठ। चुप करके 3 घंटे वो सफर करती रहेगी। ये उसके मैं, लिए टॉर्चर ये है। टॉर्चर है। बिल्कुल। मैं कई बार बसेस में, ट्रेन से पहले जाती थी, कोई भाई साहब मुझे भी घूर रहे होते तो मैं बोल, भाई कि कभी खुशी कभी गम चल रही है मेरे फेस पे, 3 घंटे से मुझे देखे जा रहे हो भाई, मुझे ही बता दो, मैं भी देख लूंगी। मुझे तो लगता है ये महिलाओं में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये कॉन्फिडेंस कि जाकर सामने बोल सके क्यों स्टेयर कर रही। जिस दिन महिलाएं खुद के लिए खड़े होना शुरू कर दें कि अगर इस तरह के हो रहे हैं कि कोई ईव टीजिंग है या कोई स्टेयर है या फिर स्टॉकिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा जो आप हिम्मत बढ़ाते हैं सामने वाले की, चुप रह के बढ़ाते हैं। जिस बिल्कुल दिन महिलाओं ने बोलना शुरू करा, आज आप अकेले बोलेंगी, कल को हो सकता है आपके साथ कोई और भी खड़ा हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है कुछ समय बाद वो पूरा का पूरा, और इस तरह से चीजें चेंज होती हैं। तो महिलाओं के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाने की बहुत जरूरत है। और पिंक बेल्ट का यही इनिशिएटिव है कि वही नहीं कि आप जाके बिल्कुल पंचेस और किक मारना शुरू कर दें, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाना, वो बोलने का, अपने लिए खड़े होने का, और अगर रास्ते में किसी और महिला के साथ हो रहा है तो उसके लिए भी खड़े होने का, उसके लिए भी खड़े हो सके। मुझे लगता है कि एक वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई लड़का घूर रहा है तो उसको घूरना ही शुरू कर दो। हाँ। डर जाएगा वो कहीं ना मैं कहीं। आप मुझे देख रहे हो, मैं भी देखती हूँ आपको। देख हाँ, कितनी देर देखता कितनी है अब देर। तू मुझे। This is a good way. This is a good way. Yes. So, coming back to that moment, that glorious moment, जब हजारों लड़कियों को सिखा दिया था आपने, और एक वो जो वक्त था, वो टाइम था, आपने उनकी आंखों में क्या देखा था, उन लड़कियों की आंखों में क्या देखा था? कोई डर देखा या कॉन्फिडेंस देखा, जज्बा देखा, या कोई एक उम्मीद देखी थी उनमें? एक वर्ड में बोलूंगी, विक्ट्री। सबसे पहले तो वाओ। that was the biggest triumph they can achieve in their life, when the power they felt on that day, the thousands of girls are standing and the way they were roaring like a tigress, I know. right? I know. That hope in their eyes, Yes. the victory in their eyes, the triumph in their eyes, and the confidence they gained on that day for rest of their life, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब ये फ्रीडम आपके अंदर, ये लिबर्टी आपके अंदर आ जाए ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो लाइफ में हर स्टेप पे आपके साथ रहती है। तो उस दिन जो बाद में मैं काफ़ी स्कूल्स में गई, और स्कूल्स में जो मैंने पूछा ये लड़कियों से कि कैसा लगा था उस दिन, तो उनके जो, मैम अब हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। जबरदस्त। बिल्कुल। जाके मैम उस दिन ऐसा फील हुआ कि अगर हम लड़कियां मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी एट्रोसिटीज फेस कर सकते हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो that day changed the life of people. I was so touched by when I was talking to this young mind, and they said ki anything we can do now, and we will not be scared of any kind of atrocities, any kind of problems, any kind of suffering. We will not give up. Yes. I think this is the biggest thing we achieved on that day. ग्रेट। और ये हम सभी को पता है कि ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है कितनी ज़रूरी है सबके लिए। लाइक आज की लड़की कहाँ नहीं है, किस फील्ड में अपना नाम नहीं कमा रही है, सब कुछ कर रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एयर होस्टेस, इन्फ्लुएंसर्स बन रही हैं, हर जगह छाई हुई हैं लड़कियां। और फैशन वर्ल्ड में देख लो, हर जगह पर छाई हुई हैं। मतलब उन्हें शौक है करने का, कुछ कुछ दुनिया को करके दिखाना है, कुछ खुद के लिए करना है, लेकिन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को अभी भी वो ना एक मजबूरी समझ रही हैं। मैंने जहां तक फील किया अपर्णा, उन्हें लगता है कि यार सीख लेंगे, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बट ये उनके लिए एक बहुत जरूरी स्किल है जो उन्हें सीखना जरूरी है। तो ये क्या है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आपके शब्दों में? देखिए, सेल्फ डिफेंस आज की ज़रूरत है,
बिल्कुल जरूरत है। ये हाँ। नेसेसिटी है, हम्म। क्योंकि सेल्फ डिफेंस ऐसा नहीं कि मतलब ये आप रोड पे गए और आपको किसी ने हाथ लगा दिया तो आप बिल्कुल एक बॉलीवुड के हीरो की तरह, आपने 10-20 लोग आपके आसपास उड़ रहे हैं, आप ये बन जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल। एक ये लाइफ स्किल है। जैसे आपको आज अंग्रेजी बोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ग्रो करना है मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में, राइट? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से सेल्फ डिफेंस आपकी लाइफ के लिए एक वो एजुकेशन है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। और सेल्फ डिफेंस इज नॉट ओनली गिव यू कॉन्फिडेंस, एनहेंस योर कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू डिसिप्लिन, इट गिव यू दैट फाइटर स्पिरिट कि गिव अप नहीं करना है। बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस ने मेरी लाइफ में चेंजेस जो लाए हैं वो ये कि मैं एक फाइटर स्पिरिट है मेरे अंदर, कि आप मुझे हरा लोगे लेकिन मुझे रोक नहीं सकते। मैं फिर से खड़े होके फिर से लड़ूंगी, आप मुझे फिर हरा लोगे, मैं फिर से खड़ी होंगी। तो ना मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा फील्ड्स बदली हैं बिकॉज I ऑफ know. एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ लाइक एक पैर खराब हुआ, ये बहुत सारी सेटबैक्स आई लाइफ में। लेकिन वो मेरी फाइटर स्पिरिट ही थी कि मुझे कि एक जिस दिन मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस बात पे कि जिस दिन आपने चलना शुरू करा, आप ये सोचो कि मैं आगे पूरा का पूरा रोड क्लियर देखूंगी, ये कभी जिंदगी में संभव नहीं है। बस लाइफ को ऐसे लो कि आपने एक कार ऑन कर रखी है, उसकी जो फॉग लाइट है वो 100 मीटर ही दिखाएगी आपको 100 मीटर ही चलना है। जब 100 मीटर चल लोगे वो कार 100 मीटर आगे आ जाएगी, फिर आपको 100 मीटर दिखाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये लोग इसीलिए नहीं चल पाते कि उनको लगता है कि क्लैरिटी नहीं दिख रही, ये आगे तो बढ़ो। आगे अब कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे डेड एंड दिख रहा है। नहीं, आप चलना शुरू करोगे ना, एक स्टेप आप स्टेप तो रखोगे, बढ़ाओ। यूनिवर्स अपने आप आपके पैर के नीचे स्टोन रख देगा। बिल्कुल। दूसरा पैर बढ़ाओगे, दूसरा स्टोन रख देगा। बिल्कुल तो ठीक बात। सेल्फ डिफेंस आपको ये पूरी तरह से क्लैरिटी देता है कि लाइफ का रोड मुझे दिख नहीं रहा लेकिन है, मुझे 100 मीटर चलना है। सही एक बात। डिसिप्लिन की मुझे गिरना नहीं है। एक लाइफ के लिए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस वो उस चीज के लिए नहीं है कि आप एक करियर वाला पाथ है, रिलेशंस में बिल्कुल सही बात। जो स्ट्रेंथ, क्योंकि देखिए सेटबैक्स फाइनेंशियली नहीं होते, इमोशनली भी बहुत सेटबैक्स होते बहुत हैं, मेंटली भी बहुत सेटबैक्स होते हैं, और ये सारी चीजें ही तोड़ देती हैं आपको। लव्ड वंस की डेथ वो आपको पूरी तरह से सालों तक डिप्रेशन में डाल देती है। बिल्कुल लेकिन ठीक जो बात। फाइटर स्पिरिट आपके अंदर सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से वो देती है, वो आपको धक्का तो देगी, गिरा तो देगी, लेकिन आपको जमीन के अंदर दफन नहीं कर सकती, आप फिर खड़े हो जाओ। बहुत सही बात था। तो सेल्फ डिफेंस is not only give you that physical strength, it gives you mentally, emotionally, physically, in every aspect. बहुत You feel stronger in yourself बिल्कुल। कि अब मैं खड़ी हूँ, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, पड़ेगा जरूर, 2 सेकंड के लिए रुकूंगी जरूर, लेकिन मैं चलूंगी। और एक डोर बंद हो गया जब आपको फेलियर्स दिख गई, तो आपकी ये कॉन्फिडेंस आपको वहां काम करता है कि ये डोर मेरा बंद हो गया, नो वरीज, there will be other doors are open. बिल्कुल ठीक बात। यस। So you will face failures, but you will not give up. वेरी ट्रू। बहुत सही बात है, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से पहले आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ जो है ना वो सही ढंग से काम करेगी, वो स्ट्रांग होगी तो आप फिजिकली तभी स्ट्रांग हो सकते हैं। सो आप जैसे बोल रहे हो कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इज अ मस्ट, एक नेसेसिटी है, तो क्या हमारे देश में ये अच्छे से सिखाया जा रहा है या अभी कुछ कमी है, कुछ ऐसा मैसेज जो कमियां काम तो आ बहुत बड़े लेवल की हैं। अच्छा। इट्स नॉट कि अच्छी तरह पहली बात तो लोगों को ये बहुत ही बिल्कुल एक लो लेवल स्किल लगती है कि वो नेसेसिटी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। लोगों को सेल्फ डिफेंस ऐसा लगता है किसी तरह का स्पोर्ट है। और मेरी एज तो अब 25 साल की हो गई, मैं मेरा तो टाइम ही निकल गया बिल्कुल सीखने का। हाँ। या फिर एक लोगों की जो फिजिकल सिचुएशन है कि मेरा वेट इतना है, मेरी हाइट इतनी है, तो पहले तो सबसे बड़े जो दिमाग में बाउंड्रीज हैं वो आपने खुद ने सेट कर रखी हैं। एक जो इंडिविजुअल लेवल की मैं बाउंड्रीज कह रही हूँ
कि लोगों को लगता है कि वो 10 12 15 साल के जो बच्चे हैं उनका काम है। नहीं, ये 7 साल से लेके 70 साल तक की, 80 साल तक की जो महिलाएं हैं, मतलब कोई एज बार नहीं है, कोई एज बार कोई एज बार नहीं है किसी तरह से। आपके बॉडी की क्या शेप है, क्या साइज है, ये कोई बार नहीं है। हर कोई, ये एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे आप अंग्रेजी सीखते हैं, कढ़ाई बुनाई पेंटिंग डांस गाना सीख सकते हैं, वैसे आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं, बिल्कुल। उतना ही इजी है। बिल्कुल। दूसरी बात कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं जरूर बोलूंगी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि फाइल्स में तो बहुत कुछ दिखता है, अच्छा। हाँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। मुझे बहुत गवर्नमेंट एजेंसीज ने अप्रोच किया है, मैं पार्ट भी बनी हूँ, और एक स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक पिंक बेल्ट की अपर्णा राजावत ने ये मिशन ज्वाइन किया। ये उसकी न्यूज़ तो बहुत बड़ी बड़ी छप जाती है, और फिर मैं इंतजार करती हूँ कि मुझे काम कब, मैं रेडी बैठी हुई हूँ जब मैं इंडिया में हूँ कि मुझसे काम करवाओ। बिल्कुल। तो फाइल में मुझे लगता है कि हजारों लड़कियां वहाँ ट्रेंड हो जाती है, लेकिन उस ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैंने तो किसी को ट्रेंड किया नहीं, ट्रेंड हो कैसे गई। दिस इज सो आयरॉनिकल। तो दिस इज अ like biggest irony what we have in our country, that it's not seriousness that individuals have, even that system is not serious towards that. I know. And I hope कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट और फाइल्स में हम नंबर्स दिखा रहे हैं, अगर उसके आधे भी नंबर ग्राउंड रियलिटी में लोगों तक पहुंच जाए, एक्चुअली ट्रेंड हो जो, हाँ, तो बहुत बड़े चेंज हमारी सोसाइटी में आ सकते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ, टुवर्ड्स द वुमेन सेफ्टी। बहुत बड़े चेंज आ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है, और इस पर वाकई गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर जो भी क्षेत्र हैं अपने अपने तरीके से काम करें इस पर, तो बहुत कुछ हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना होगा, लड़कियों को भी, समाज को भी, सबको मिलकर इस बात को समझना होगा। मुझे लगता है एक विलिंगनेस अगर बढ़ना आ जाए ना लड़कियों में भी, कि हमें सीखना है। हम इस बात के लिए, मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर सिर्फ सरकार ही पर नहीं हम दोष दें, अगर लड़कियां भी एक विलिंगनेस लाए ना कि हमें सेल्फ डिफेंस सीखना है। मैं सोचती हूँ कि वर्कआउट करने जा रही हैं आजकल लड़कियां, इतनी लड़कियां वर्कआउट कर रही हैं, तो जब वो वहां तक पहुंच सकती हैं, पहले वर्कआउट करना भी सिर्फ लड़के ही करते थे, मोस्टली लड़कियां नहीं करती थी इतनी। आजकल गर्ल्स का नंबर बहुत बढ़ गया है, तो अगर वहां भी बढ़ सकते हैं तो हम आगे एक स्टेप अहेड जाएं अगर, तो हम ये भी सीख सकते हैं, व्हाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात करूं गवर्नमेंट की, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल, हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। मेरी एक संवाद एक इवेंट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मैंने अपनी बात रखी थी योगी जी को कि ये होना चाहिए, और उसके बाद काफी बड़े चेंज आए, और काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि अपने अपने यहाँ पे ये ट्रेनिंग्स कराई जाए। तो गवर्नमेंट के थ्रू तो परफेक्ट तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ पूरा का पूरा। अच्छा। लेकिन जो सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट करने वाला, उन्होंने उसको उतना सीरियस नहीं लिया। हाँ। तो मेरे जब यहाँ पे ट्रेनिंग्स हुई, जब वहां से एग्जीक्यूशन हुआ, वहां से हो गया कि अपने डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट तो यही कर सकती है। तो योगी जी बहुत प्रो हैं, बहुत प्रो हैं, वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा प्रो हैं। और उस संवाद में उन्होंने मेरी बात जब उनसे हुई थी, तो उन्होंने इस बात को कि नहीं बिल्कुल इसको हम कंपलसरी करते हैं। और क्योंकि उस कंपलसरी तो करना, देखिए सिस्टम भी हमारे पास इतने इंस्ट्रक्टर्स भी होने चाहिए जो हर स्कूल्स कॉलेजेस में जाके, इतना बड़ा नंबर उनका नहीं है तो हम उसको कंपलसरी नहीं कर सकते कि हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है हर स्कूल में रेगुलर ट्रेनिंग देने के लिए। तो जो गवर्नमेंट कर सकती थी वहां से हुआ, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो एग्जीक्यूशन कमिटीज जो रही, उन्होंने कई जगह पे हमारी ट्रेनर्स गई, और उनका ये था कि आप आ गए हो, और मैं बहुत शॉक्ड रही बाद में, क्योंकि कई जगह मैं नहीं जा पाई, मेरी ट्रेनर्स गई, तो वहां जाके उनको कि हॉस्टल से, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, तो वहां पे 3 4 5 स्टूडेंट होने का, आप साइन कर दो कि ट्रेनिंग हो गई, और प्लीज लड़कियां सो रही हैं, कल की हुई हैं, ये हुआ। हमने वहां से मुझे ट्रेनर्स फोन कर रही हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं रही कि एक खाना पूर्ति वाली बात जो हम बहुत चीजों में करते हैं, कि सिस्टम को भी समझना पड़ेगा कि अगर सरकार सीरियस है, बहुत प्रो है,
यहाँ करने वाले प्रो हैं, लेकिन जो बीच की पूरी कड़ी है वो भी अगर मजबूत हो सिस्टम तो हम नहीं बहुत ढंग चेंज से, कर सकते और ये तो बहुत जगह पर है कि सिस्टम को चेंज करना बहुत हैं, बहुत जरूरी जरूरी। है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सो अब अपर्णा, मान लीजिए कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बहुतों ने सीखी और बहुत रह भी जाती हैं लड़कियां जो नहीं सीख पा रही हैं अभी, जी। लेकिन अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो, जो जहां पर उनके लिए उनकी जान को खतरा है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स क्या करना चाहिए ऐसे ऐसे टाइम पर? देखिए, पहले तो क्योंकि अगर आपके पास सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं है, एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से ये भी होता है कि जब आपको ये, अगर आप ट्रेंड हैं तो एक जो एनवायरनमेंट की अवेयरनेस है ये भी आपके अंदर रहती है। कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चियां हैं, सड़क सड़क पे चल रही हैं, उनका ध्यान है ही नहीं कौन उनके पीछे चल रहा है, कौन उनको घूर रहा है, क्या पोटेंशियल डेंजर आ सकता है। उनकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है, कोई अटेंटिवनेस ही नहीं है। वो अगर कपड़ों की बात कर रही हैं और गोलगप्पों की बात कर रही हैं, वही करती उस वो पे चल उन्हें रही है, पता ही नहीं चल रहा कि इतनी क्या खोई चल हुई रहा है कि यहाँ पीछे दो लड़के आपका स्टॉक कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं तो उसका बहुत बड़ा पार्ट ये भी होता है कि आप जहां भी हैं, एक आपको अवेयरनेस रहे अपनी सराउंडिंग्स की, और अगर पोटेंशियल डेंजर आपसे काफी डिस्टेंस पर भी हो तब भी आपका दिमाग, एक सेल्फ डिफेंस ट्रेंड अगर लड़की है उसका दिमाग चला जाएगा कि हाँ, ये बंदा वहां 200 मीटर दूर से खड़ा ही होके मुझे आधे घंटे से घूर रहा है। सबसे आपके सेंस ऑर्गन्स काम करने आपके चाहिए। सारे के सारे जो फ्लैक्सेस हैं वो भी काम करेंगे, बिल्कुल आपके सारे सेंसेस हैं वो भी आपके एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल। और आप उस कॉन्वर्सेशन में तो रहेंगी पूरी पूरी तरह से, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स के लिए भी आप पूरी तरह से अवेयर रहेंगी। आपके इतने एक्टिव सेंसेस हो जाएंगे, पहली बात तो ये। Great. तो अगर आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारे पोटेंशियल डेंजर से इस तरह से बच जाएंगी हाँ। कि वो डेंजर आपके पास आने वाला है उससे पहले आप वहां से फ्लाइट कर जाओ। यहाँ मैं एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगी अपर्णा। आई फील कि कई बार गर्ल्स होती हैं, चली जा रही हैं रोड पर, चाहे वॉक कर रही हैं अकेली अकेली, और ईयरपॉड्स लगे हैं, तो उनका ध्यान पूरा किस बात पे है, चाहे अगर वो कोई पॉडकास्ट सुन रही हैं या गाने सुन रही हैं या कुछ भी, तो उनको नहीं पता चल सकता। तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पर एयरपॉड्स नहीं लगाने चाहिए। जहां पर आपको लगे कि खतरा है, आप अगर बहुत से लोगों के बीच में हैं जहां पर आप सेफ हैं, वहां इट्स ओके। क्योंकि मैं भी कई बार पॉडकास्ट सुनती हूँ चलते हुए, लेकिन आई फील कि अगर वो सेफ प्लेस है देन इट्स ओके, लेकिन अगर अकेले में या कोई ऐसी जगह है, आई फील नहीं लगाने चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप डार्क में हैं, हाँ रात में हैं, सुनसान जगह पर जी, तो आपको एयरपोर्ट्स तो छोड़ो, आपको वैसे भी बहुत बहुत अलर्ट ज्यादा रहना। अलर्ट रहने की जरूरत है उस समय पे कि आसपास क्या है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि डे टाइम में आप हो और एयरपोर्ट, तो अगर आप ऐसी जगह पर हो, पहले तो आप कुछ ना कुछ देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आपको सबसे बड़ी बात तो आपको उस सिचुएशन से एस्केप करना है। अगर डेंजर आ गया आपके पास तो सामने आ आप गए। वहां पे सामने आ गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई ट्रेनिंग नहीं है तो आप फ्रीज हो जाएंगी। डेंजर सामने, आप एस्केप करना चाहेंगी भी तो आपकी रिफ्लेक्सेस ही काम नहीं करेंगे, आप फ्रीज हो जाएंगी। तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से ये भी बहुत बड़ी एडवांटेज रहता है, बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है कि आप करेंगी फ्लाई, फाइट एंड फ्लाई। और बट अगर नहीं करा हुआ है, मान लीजिए अब हमने नहीं सीखा, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपके पास देखिए बहुत सारी चीजें आपके हाथ में ही होती हैं जो आपको नहीं मालूम है। सबसे बड़ी बात तो आपका फोन, हम्म मतलब आपके अटायर में बहुत सारी चीजें हैं जो लड़कियों को नहीं मालूम होती, जो वो यूज कर सकती हैं एस्केप करने के लिए, कि आपने उसको यूज किया और देन यू रन। सो आपका एक मोबाइल है, ठीक है, आपका क्लचर है जो लड़कियां बालों में लगाती हैं, अधिकतर पॉइंटेड होता है, आपने वो निकाला, वो भी आपका बहुत अच्छा तेल उसमें काम कर सकता है। तो वो कहाँ मारना चाहिए ऐसे में? कहीं देखिए ये तो किस तरह से? देखिए, सबसे जो सेंसिटिव चीजें होती हैं, सबसे पहले तो आंख। अगर आपके फोन पे, अगर आपके हाथ में फोन है, जो कि हर किसी के हाथ में होता है, आपको सबसे पहला अटैक जो करना है और आपको उसके बाद स्केप करना है, सबसे पहले तो आप आंख, क्योंकि सबसे पहले वो अपने आंख में उसके लगी, आसपास भी लगी, मतलब फेस मेन बात है। जरूरी नहीं आपको आंख का टारगेट करना है, फेस सबसे सेंसिटिव चीज है।
कहीं भी तो लग गई। सबसे पहले फेस में कहीं भी आपकी नाक और पे ये लग गया, भारी आपकी भरकम आँख के पास मोबाइल लग आप, गया, इतना अगर बड़ा आपने हथियार मोबाइल है। लेके, इतना बड़ा हथियार आप लेके चल रही हैं, हम्म। ठीक है। आप बैंगल्स पहनती हैं, कड़े वड़े पहनती हैं, जी। ये एक मेटल है, जी। ठीक है। ये मेटल पूरी तरह से अगर आपने ये पहना हुआ है, ये भी लेके जी। आप फेस पे मार देंगी, कहीं भी मार देंगी, ये बहुत तेज लगेगा। आपके पास कोई मेटल बैंगल है, आपके पास किसी भी तरह का कोई बालों में लगा हुआ क्लचर है, आपके पास जो कान में पहनते हैं, पिंस पहनते हैं, वो आपका पॉइंटेड है, आपने ये लेके किसी के भी कहीं भी मारा फेस पे, सबसे पहले तो टारगेट ऑफ जो आपके पास चीजें, मैं उसकी बात कर रही हूँ, कोई पेपर स्प्रे, कोई ये नहीं, जो आप एग्जैक्टली। ऑलरेडी पेपर स्प्रे हाथ में लेकर हाँ, तो कोई चल हाथ नहीं में रहा। कोई चलेगा नहीं, लेकिन फोन आपके पास एक्सेसिबल है, आपके बालों में कुछ लगा हुआ एक्सेसिबल है, आपकी बैंगल एक्सेसिबल है, और आपका जो अटैक का जो होना चाहिए, एक तो आपके अगर आदमी है तो एडम एप्पल, आपके यहाँ से लेके अगर आपने गर्दन पे मोबाइल पूरी ताकत से यहाँ मार दिया, फेस, ये चीजें आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी तरह से भी यहाँ तक नहीं, आपके पास नहीं है, तो आपको फ्रंट से अच्छा। नी में आपको पूरी ताकत से किक मारनी, ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट रहता है। अगर नी में आपने किसी के सामने से बहुत तेज किक मारी है, ठीक है, तो वो आपको इतना चांस मिल जाए कि आप वहां से भाग एस्केप कर। आपको मेन, आपको वहां ये नहीं कि वो सामने वाले पड़ गया तो आप में कॉन्फिडेंस, अब तो 5 या 10 और मारो उसमें, नहीं, भाग लो। भाग ही नहीं रही है, नहीं। हाँ। आपको सबसे पहले फ्रीज नहीं होना है, आपको फाइट करनी है और फ्लाई करना है। ये आप सबसे बड़ा जो आपको अपने उस डेंजर से बचाने का तरीका, फाइट एंड फ्लाई, आपको वो 2-5 सेकंड चाहिए जिससे वहां से आप निकल के, और आपको ये मैंने इसलिए बोला कि फेस को आपको टारगेट करना है मोबाइल से, क्योंकि जब आप मोबाइल पे फेस पे टारगेट करोगे या आप गर्दन पे टारगेट करोगे, देखिए मैं ये भी कर रही हूँ, मुझे अभी भी इससे भी इतना भी करने से मुझे लग रहा है बहुत, तो उस व्यक्ति को दोबारा से रिवाइव करके आपका पीछा करने में उसको टाइम लगेगा, वो एकदम से नहीं भाग सकता आपके पीछे अगर आपने फेस पे मार दिया। तो ये अगर आपने कोई आपकी ट्रेनिंग नहीं है, और अगर आप इस तरह के डेंजर में, सबसे पहले तो मोबाइल हर किसी के हाथ में होता है, तो ये जो ये देखें कि मैं साथ में लेके क्या चल रही हूँ, कोई मेटल बैंगल है ये आपके काम कर सकती है, आपका कोई क्लचर है वो आपके काम कर सकता है, आपकी कोई आपने पिन पहनी है वो आपकी काम, मोबाइल है आपकी ये काम, ये चीजें आपके हथियार हैं आपको बचाने के लिए। मैंने कई बार देखा है, कितने तो ऐसे होते हैं ये जो रेप्स हो जाते हैं और ये सब कर जाते हैं गलत काम, वो उनमें खुद में अपने में स्ट्रेंथ नहीं होती और वो कर जाते हैं। तो ऐसे में ये चीज अगर महिला थोड़ी सा अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर कर दे, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखे, बिल्कुल, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप बताया, बहुत ही जबरदस्त। और ये इसलिए हो जाता है, मैंने आपको बताया ना, महिलाएं फ्रीज हो जाती हैं। बिल्कुल। आपके साथ गलत तो होने ही वाला है, शायद आप थोड़ा सा हिम्मत करके बच जाओ उस बिल्कुल डेंजर ठीक से, बात है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो जो फ्रीज हो जाती है उनको ये लगता है, वही ना मैंने आपको एक बात बताई कि मेंटली कंडीशनड जो आप हैं बचपन से, कि आप सेकेंडरी हैं और आप इतनी स्ट्रांग नहीं है, आदमी के सामने आप कुछ भी नहीं है, ये जो सोच है उनके अंदर जो घर कर जाती है, उनको ये मान लिया आदमी ने अटैक किया तो मैं तो बच ही नहीं सकती, तो फ्रीज होके खड़ी हो जाती हैं, उनके हाथ पैर ही सेंसेस सारे बंद हो जाते हैं, और वहीं वो मेंटली भी वीक है, मेंटली वीक, आई मस्ट से, मेंटली वीक है, मेंटली कंडीशनड है कि मैं लाइक आई एम नो वन, आई एम नथिंग, आई एम वीक, I'm weaker वीकर creature. जेंडर। Yeah. हाँ बिल्कुल। तो this is the thing, but I'm telling you, the once you have like this small things you are already wearing everyday life. True. बिल्कुल। Just hit on the face, hit on the Adam apple, गर्दन में आपको यहाँ पे मारना है, आपने एक बार मार दिया, उसको टाइम लगेगा खड़े होने में, इतना आपके पास समय है कि आप जाके सेफ प्लेस पे अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं, लेकिन आप सुरक्षित ही ना करें कि अगर वो कल आप पे अटैक कर रहा है, आज आप तो बच गई, सबसे बड़ी बात है, कल को वो किसी और को पकड़ेगा, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना अथॉरिटीज को बहुत जरूरी है। कल को आप तो बच गई, आप लकी रही क्योंकि टिप आपने हमारा वीडियो देख लिया लेकिन हो सकता है कोई और महिला जिसने ये वीडियो ना देखा हो तो वो उसकी शिकार बन जाए। बहुत सही। क्योंकि आपको खड़े होना, वही मैंने ना, आवाज उठाना, ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अब तो आपको जरूरी नहीं अपनी आइडेंटिटी देने की, आप एनोनिमस भी कॉल कर सकते हैं कि मुझे इस व्यक्ति ने यहाँ या ये पहना हुआ था, ये है आपको। हाँ, आपको जरूरी नहीं अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कि आपके घर पुलिस आ रही है, कौन था, कैसे था, ये था। एनोनिमस भी अपना 1090 में आपको देने की जरूरत नहीं। अगर 1090 में अगर आप बता रहे हैं तो उनको, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी है, आपको बताने की जरूरत नहीं आप कौन है, क्या इन्फॉर्म
इन्फॉर्म कर दें, अथॉरिटी का काम है उसको पकड़ना। तो आप अपने आप को सेफ ना करें। अगर किसी ने ऐसा आपके साथ किया, कल को वो और लोग ढूंढेगा और किसी शिकार साथ ढूंढेगा। तो उसको रोकने के लिए आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप आज बच गई हैं, कल को कोई महिला उसकी शिकार ना हो जाए। तो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना ये भी पार्ट ऑफ ये पूरी सिचुएशन का पार्ट है। ये आपको एंड पीरियड जरूर लगाना है उसको। ये अपर्णा का पूरा वाला टिप है, जबरदस्त फुल टिप है। पहले खुद को बचाओ, फिर दूसरों की जान दूसरों की बचाओ। भी जान बचाओ। अमेजिंग, वेरी गुड। अच्छा अपर्णा, बहुत सी ड्रग्स के बारे में भी मैंने सुना है, पता नहीं क्या नाम था, एक वो डेट रेप ड्रग करके कुछ ऐसे, कि मतलब 4-5 घंटे के लिए अनकॉन्शियस कर देती है गर्ल्स को, और उनके साथ फिर कुछ भी हो जाए उन्हें बेचारियों को पता भी नहीं चल पाता है। इस बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, इसलिए तो मैं यही बोलूंगी कि आप जब भी जाएं, चाहे कितना भी क्लोजेस्ट, आपने ये देखा है कि जितने भी वुमेन के खिलाफ क्राइम होते हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज है, 60-70% है जो नोन लोग करते हैं। बहुत सही। स्ट्रेंजर आके बहुत कम आपका करेगा, लेकिन जो नोन नोन है पीपल, कि घर के घर का रिश्तेदार कोई कर जाते, रिलेटिव है, अपने फैमिली रिलेटिव। फ्रेंड है, यस। वो आके करते हैं। आपके दोस्तों के साथ जा रहे हो, कितनी घटनाएं आज हमारे देश में हो रही हैं कि दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई या केवल फ्रेंड थे और क्या से क्या हो गया। तो पहले तो आप महिला होने के नाते आपकी ये बहुत बड़ी अपने लिए ये जिम्मेदारी है कि आप ये अवेयर रहें कि क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब अगर वो तो मेडिसिन है, अगर वो चली गई और आपने पी ली, तो फिर आप खुद ही अपने सेंस में नहीं हो, कोई आपके साथ क्या कर रहा है, आप उसके लिए कोई आपका अपने आप को नहीं बचा सकते आप। तो आप वो घटना होने से पहले आप उस चीज के लिए पूरी Aware. तरह से अलर्ट रहें कि अगर आप जा रहे हैं तो पहली बात तो आजकल, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ के नाम पे जो मॉडर्निटी हम लाद रहे हैं कि हमने एक रिवीलिंग, हमने क्लोज, मैं बहुत फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मैं सही और गलत, मैं उनको गलत को differentiate करना हाँ, जानते। डिफरेंशिएट करना भी जानती हूँ, और मैं गलत की एडवोकेसी नहीं कर सकती। अगर महिला एम्पावरमेंट के नाम पे, अगर आप ये सोचिए कि इंस्टाग्राम पे आजकल रील बना रहे हैं महिलाएं, और आप तो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन आप एक उस इलिटरेट इंसान को प्रवोक कर रही हैं। वो तो अवेलेबल नहीं, वो जब निकलेगा उन सेंसर्स के साथ, उस हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ, और हमारे देश में ये टैबू है। बहुत सही तो बात। वो उसको रास्ते में कोई छोटी बच्ची मिल जाए, कोई भी वो, ठीक है, उसमें भी उस रास्ते लड़की में को ही कोई उसको देखेगा। बैगर मिल जाए, उसको केवल जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसको वो खत्म करना है अपने अंदर। तो God. आप ये भी आप देखें कि आप एक सामाजिक प्राणी होने के साथ आपके बहुत ज्यादा मौलिक अधिकार तो आप समझती हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी भी तो समझें उसके साथ उस साथ। मॉरल ड्यूटी को भी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझना आपकी कितना जरूरी है। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आप ये जो, अगर आप इस तरह से आपके लिए डेंजर नहीं है, लेकिन उस वजह से आप कितने लोगों के लिए डेंजर उत्पन्न कर रही हैं। अब बिल्कुल। देखिए, वो मेंटली डिसेबल है, उसके पीछे बैग लेके लड़के भाग रहे हैं, छोटी बच्ची हैं उनके साथ। ये क्या हो रहा है कि आज हमने जितनी भी जो साइट्स हैं वो तो हमने बैंड कर दी, लेकिन उनका क्या, जो इंस्टाग्राम पे जो इस तरह की रील्स बन रही हैं, वो तो हाँ, आप ये कहीं सोचिए ना कि आप कहीं क्या कर रहे हैं फॉलोअर्स के लिए। तो एक मॉडर्निटी, एक एम्पावरमेंट एक अलग चीज है, लेकिन आप ये अश्लीलता को एम्पावरमेंट के नाम पे ना परोसे। बहुत सही बात, मतलब कि और कुछ नहीं कर सकते तो चलो यही सब दिखाकर व्यूज और व्यूज और फॉलोअर फॉलोअर्स बढ़ा। बढ़ाने के लिए वो This is कुछ so भी bad. करने को तैयार हैं, कुछ भी True. पहनने को तैयार हैं, किसी तरह की रील्स बनाने को तैयार हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में कैसे पड़ रहा है और कितनी महिलाएं इन उस वजह से शिकार हो रही हैं इस तरह के उससे डेंजर तो के, कोई इससे मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। और ये उन सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि प्लीज आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं। ऐसा अगर कुछ हो रहा है आप बहुत, सोसाइटी आप में। इस वक्त आप एम्बेसडर हैं, बिल्कुल। लोग आपको आप फॉलो कर फॉलो रहे हैं, करते हैं लोग। हाँ, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बिल्कुल। क्या आप क्रिएट कर रहे हैं लोगों को और फॉलो करने आपकी के लिए, मॉरल ड्यूटी ये बनती आपकी है। मॉरल ड्यूटी बनती है। बहुत खूब, तो आप बहुत जब खूब। भी जाएं दोस्तों के साथ, इसके साथ, ये आपकी खुद की, आपको सबसे पहले खुद को बचाना, पहले अपने मास्क पहने, और चाहे कितना भी आपके क्लोज है, फ्रेंड है, लेकिन आप जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहली बात तो आप अवॉइड करें जिनके साथ आप बहुत क्लोज नहीं है।
और अगर आप क्लोज हैं तो फिर भी, क्योंकि ये जरूर ध्यान रखें, पूरा स्टैटिस्टिक्स देखें वुमेन क्राइम का, कि ओवर 80% जो क्राइम होते हैं वो नॉन लोगों द्वारा होते हैं। और ये वो लोग भी हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल। ये वही लोग नहीं है जो कि रास्ते में रेडी लगा रहे हैं या थड़ी लगा रहे हैं, वाले लोग नहीं है, ये वाले भी लोग हैं, इसमें बहुत बड़ा नंबर जो कि उसमें एक एजुकेटेड नंबर लोग। बहुत बड़ी बात है। और ये जब भी कहीं भी जाएं, जो भी ऐसे लेट आवर्स हो, मुझे लगता है कि ये एक लड़कियां अगर अगर ग्रुप में जाएं तो वो बेटर है अकेली लड़की बिल्कुल। जाने से। जिसका जो कुछ भी कह लें, देखो हमारे समाज का जो पूरा जो ढांचा बना हुआ है कुछ इस तरह का है कि कुछ ना कुछ भी कह लो, हमारी सेफ्टी कहीं ना कहीं आप हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल। तो हमें इस पर खुद भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपने पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप जा रहे हैं तो हमेशा ग्रुप में 2-4 फ्रेंड्स हैं, अगर आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं तो एक फीमेल फ्रेंड्स का आपके साथ होना, अगर आप बिल्कुल, 4 हाँ। मेल फ्रेंड आप अकेले जा रही हैं, आप खुद को उस डेंजर में अपने आप को बिठा रही हैं, फिर आप बाद में बिल्कुल, क्यों रो रही हैं? बहुत सही बात, आप अगर बहुत खुद सही। ही तलवार पे पैर रख रही हैं तो आपका पैर कटेगा ही कटेगा, फिर आपको रोना भी नहीं चाहिए। आप बहुत जानते बूझते, तो अगर आप मेल फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं तो आपकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स आपके साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी आपकी खुद की सेफ्टी के लिए। अच्छा अपर्णा, जैसे आजकल के टाइम में ये जो सिनेरियो चल रहा है, इंडियन विमेन जो है उसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं पहले से बेटर हुई है। कुछ भी कह ले, फर्क तो पड़ा है, जबकि क्राइम्स भी बढ़े हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो दुनिया उसे किस नजरिए से देख रही है? देखिए, हम पहले से 0 से हम 1 या 2 पे आए हैं, लेकिन फिर हम 10 से बहुत दूर हैं। यस। ठीक है। और क्योंकि जब हम बाहर, मैं रहती हूँ यूएस में, तो जो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं लोग, वो उस तरह से तो देखते हैं कि हाँ, वुमेन की कंडीशन पहले से बहुत बेटर हुई है, लेकिन जो क्राइम का जो रेशो है वो कहीं से कम नहीं हुआ। उसका ग्राफ अभी एक फाउंडेशन है, उनका सर्वे हुआ था, और उस सर्वे के अनुसार जो 80% केसेस हैं वो तो इंडिया में रिपोर्टेड ही नहीं होते, 20% केवल रिपोर्टेड होते हैं। उसमें जो एक स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिया है बहुत ही शॉकिंग है। मैं सबको बोलूंगी कि जरूर पढ़ें, कि 40% जो रेपिस्ट होते हैं स्कॉट फ्री हो जाते हैं, लैक ऑफ एविडेंस या फिर प्रेशर ऑन द फैमिली, या अपनी खुद की रसूख है इस तरह की। तो आप देखिए 20% केसेस तो कोर्ट तक पहुंचते हैं, 80% तो रिपोर्टेड ही नहीं होते, और उसमें भी 40% लोग स्कॉट फ्री हो जाते हैं। तो कितना कम परसेंटेज है। तो मेन बात है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो क्राइम के, उनको मालूम है कि अगर यहाँ पे जो इस तरह की कैपिटल पनिशमेंट या पनिशमेंट्स इतनी हार्श होनी शुरू हो जाएं, और एवरी कल्प्रिट विल बी अकाउंटेबल, बहुत सही। तो सिचुएशंस बहुत बेटर हो सकती हैं। अगर मुझे डर ही नहीं है तो मैं, आपने एक डेली क्राइम शायद यहाँ पे रिलीज नहीं हुई, डेली क्राइम डेली क्राइम वो निर्भया वाली है। वो आपने पूरा देखा है? बहुत पूरा देखा है, उसका सेकंड आने वाली है, सेकंड या तो थर्ड उसमें सीजन आने वाला। उसमें शायद, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि कुछ यहाँ पे कुछ जो सीन्स हैं उसमें उसको उनको काट दिया गया, और जो ओरिजिनल वर्जन है वो यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ। मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं देखी, मैंने बाहर देखी थी, उसमें था कि ओरिजिनल वर्जन है। That was so तो heart-wrenching, मैंने पूरा देखा था। Yeah. It was a binge watch for me. इट वॉज, तो उसमें तिहाड़ जेल का ऑफिसर एक बोल रहा है कि यहाँ पे इतने रेपिस्ट हैं जिनको यही नहीं मालूम कि लाइफ में कितने उन्होंने रेप किए हैं। दे डोंट इवन रिमेम्बर। हाँ, ये मैंने सुनी थी। हाँ। दे डोंट इवन रिमेम्बर। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत लॉन्ग जर्नी है, मैराथन है, हमने 2-3 स्टेप्स लिए हैं, विच इज गुड, लाइक वी आर वेरी हैप्पी कि पहले से तो हम आगे बेटर हुए हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो मैराथन्स अगर हमें आधी तक पहुंचेंगे तब लोगों के लिए होगा कि हमने कुछ अचीव किया है। लेकिन जो बड़ा नंबर है, 65% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो विलेजेस में रहती है, 35% हम शहर में रहते हैं। जो विलेजेस की कंडीशन है वो हम सब जानते हैं। शहर की कंडीशन है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि हर महिला बहुत सेफ है, सिक्योर है, बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही है, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। तो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ like being that empowered woman. I can say that I can stand for myself, I can stand for others. There are so many women are coming, but still all together we have a long journey.
वी हैव अ माइल्स टू वॉक बिफोर वी स्लीप। ग्रेट। सो आपके हिसाब से इंडियन वुमेन की रियल हीरोइज्म क्या है? वाओ, आई थिंक इंडियन वुमेन तो आई वुड से द बिगेस्ट माय मॉम जनरेशन, आर मॉम जनरेशन, बिल्कुल ठीक बात। कि लाइफ का हर एस्पेक्ट उन्होंने इतनी अच्छी तरह हैंडल किया। अपना घर कभी भी नहीं हुआ, लेकिन घर के बाहर नाम लिखा होगा, घर के, हाँ, औरत के नाम पे घर होगा, लेकिन घर उसका घर नहीं उसका होगा। नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि जो इंडियन महिला है, जो हर एस्पेक्ट आज भी, क्योंकि देखिए जब मैं बाहर, मैंने दोनों लाइफ बहुत क्लोजली देखी है। मैं 13-14 साल हो गए इंडिया से बाहर रहते हुए, और जब मैं इंडियन महिला, जब मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ, बहुत छोटे से काम हैं जो बड़ा यहाँ पे इग्नोर्ड, मतलब उसकी तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। पूरी जिंदगी, चाहे वो आज आईटी प्रोफेशनल है, वो साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर है, लेकिन फिर भी घर की जो डोमेस्टिक वर्क की जिम्मेदारी है, चाहे वो खुद करे चाहे मेड्स करे, वो भी उसको ही देखनी है। बहुत सही। यहाँ तो एक ये अनपेड डोमेस्टिक लेबर है जो जिंदगी भर जो लेवल औरत के ऊपर रहता है, और इस बात की कोई प्रेज भी नहीं है, कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है। बिल्कुल सही। मैं बाहर रहती हूँ तो ये तो पूरी सफाई करता है, मैं खाना बनाती हूँ, या फिर वो ये सुनने को मिलता, मैंने तो कभी, जो ब्रिटिश औरतें हैं या अमेरिकन औरतें हैं, कि मुझे तो, मैं नहीं बनाती खाना, दैट इज हिज ड्यूटी। तो हिज ड्यूटी, लाइक होल लाइफ इज कुकिंग फूड फॉर होल फैमिली। सो जो वहां कोई डिवीजन है ही नहीं कि औरत का काम है या आदमी का काम है। बिल्कुल सही। तो बहुत बड़ा हीरोइज्म है, सबसे बड़ा, कि डोमेस्टिक जो काम है पूरी फैमिली का, जो औरत घर की अन्नपूर्णा बनी हुई है, पूरी जिंदगी करती है, और जिसके लिए प्रशंसा के दो शब्द भी कोई नहीं बोलता, वो तो द डन थिंग, कौन सी बड़ी बात है। ये एक तो संडे इसका नहीं काम मिलता, है। एक संडे नहीं मिलता उसको, बहुत सही। जिंदगी भर वो कर रही होती है। इसके अलावा सारी परंपराएं भी उसे निभानी है सारी रीतियां भी उसे निभानी है, बेटी का, बहू का, पोते सारे का, रोल्स। सबका रोल्स। मतलब मैं बोलूंगी कि बेटा आ जाएगा, वो आपकी माँ बाप को बहुत प्यार करता है, बहुत माँ बाप का है, लेकिन चाय बहू ही बना के देगी। बहुत सही, बिल्कुल ठीक। तो जेब से पैसे निकाल के देना सच में बहुत आसान है, लेकिन हाथ पैरों से सेवा करना, वो सबसे मुश्किल काम। सबसे बड़ी जो सेवा वो यही है, जो बहुत कि इंडिया सही। के आदमी तो कर ही नहीं पाते। चाहे बेटे को कितना भी प्यार हो, लेकिन जिम्मेदारी बहू की होगी, अपनी बीवी से सेवा करवाएगा, उस बिल्कुल। बात का क्रेडिट भी उसे मिलेगा, बेटे को, कि भैया बहुत बढ़िया बेटा है, और बेटा कुछ नहीं कर रहा होगा। बेटा कुछ नहीं तो करेगा। हीरोइज्म उस बहू की है जो अपने परिवार को भी आज के समय में देख रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है, डोमेस्टिक काम भी देख रही है, सास ससुर को भी देख रही है, और अपना करियर वो भी आगे के लिए लेकर भी चल। आगे लेके चल रही है। बिल्कुल। तो जितने भी रोल हैं, इंडियन वुमेन आर हीरो इन ऑल द रोल, एंड दे जस्ट द वे या दे। क्या होता है, अपर्णा, आदमी अगर घर पे आया है, रात को आया है, थका हुआ है, तो ही कैन से मैं थका हुआ हूँ, बहुत काम। औरत नहीं कहती औरत नहीं कि मैं थकी हुई हूँ, हार्डली कोई कहती होगी। उसने भी अपना काम किया होगा, उसने भी अपने करियर को लेके बहुत कुछ किया होगा, घर को भी देखा होगा, लेकिन उसके काम को फिर भी वो वैल्यू नहीं मिलती, नहीं समझा जाता कि उसने वो काम किया है, वो भी सारा दिन लगी रही है, माथापच्ची भी करी है, उसने भी अपना दिमाग लगाया है, शारीरिक मानसिक हर तरह की यातना सही है उसने पूरा दिन, लेकिन उसको वो वैल्यू नहीं मिल पाती। देखिए सबसे बड़ी, और ये नो हाँ, डाउट बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे बड़ी इन इक्वालिटी तो हमारे देश में यही है। पहले एक डिवीजन था कि भाई आदमी बाहर जाएगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा, परिवार का भरण पोषण करेगा, औरत घर में बच्चे संभालेगी, घर घर का पूरा रख रखाव औरत का जिम्मेदारी है। वो डिवीजन थे, वो सही थे पहले की। मैं बात बोलूं कि हाँ ठीक है, आज के समय में औरत को पढ़ना, भाई पढ़ना भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज लाइक द बिगेस्ट वैल्यू नाउ। पैरों पे खड़ा होना, पैरों पे खड़ा होना है, उसको कमाना तो आदमी की जिम्मेदारी तो औरत ने पूरी ले ली है। हाँ, कि किसी किसी घर में औरत ज्यादा कमा रही है अपने हस्बैंड से, बहुत सही, लेकिन घर में लौटने के बाद वो तो आदमी ही रहेगा, लेकिन औरत को पल्ला वो करके और घर में किचन में घुस के और सबको देना है। वो जो उसका काम पहले करती आ रही है, वो काम वही भी काम करना भी है, करेगी, आज का काम भी आज भी करना है। करेगी। तो आदमी की तो जिम्मेदारी शेयर कर ली औरत ने, हाँ, लेकिन इक्वलिटी तब होगी जो आदमी भी जिम्मेदारी शेयर करेगा, जो जब औरतों आदमी भी ये समझे कि मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को, मेरी बहू को मेरी जरूरत है। जहां पर अगर ये बात समझ में आ गई किसी आदमी के, तो
सोसाइटी में क्या बदलाव आ सकता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडियन आदमी बहुत लकी है, सच बताऊं आपको। That's so true. जब आप बाहर निकलो, विदेशों में देखो, क्योंकि आप तो रहते हो हाँ, अपर्णा विदेशों बाहर। में देखो। हाँ। मैं यूएस में रहती हूँ और मैं हाँ। मैं एज अ आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। टूर मैनेजर में काम कर रही थी लंदन में। बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड ये रीजन था मेरे पास। और काफ़ी जो ड्राइवर्स थे वो ब्रिटिश थे, या तो वेल्स के थे या आयरिश थे, और काफ़ी इंग्लैंड के भी थे। तो जो काफ़ी ग्रुप्स होते थे, मैं स्टार टूर के साथ काम करती थी, तो काफ़ी जो ग्रुप थे वो वर्ल्ड वाइड जो साउथ एशियन कम्युनिटी है वो ट्रैवल करते। तो वो मेरे को जो ड्राइवर्स थे, अब वो सारे के सारे 6 फुटे बिल्कुल फिट और बिल्कुल जेम्स बॉन्ड वाली उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी और सब कुछ। वो ड्राइवर, और 7 साल से हम काम कर रहे थे, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो यही कहते कि अगले जन्म में ना वी वांना बी बोर्न इन इंडिया। मैंने क्यों, मेरे जेम्स मेरा एक ड्राइवर था, मैंने कि वो हमेशा चाहता था कि मैं मुझे नहीं इंग्लैंड और कहीं भी, मुझे तू भाई भारत में ही मुझे पैदा करियो आदमी बना के। Oh तो God. मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा भाई तू पूरे टाइम ये पूजा करता रहता है कि मैं इंडिया में, कहता है, बंदा कहता है देख हम लोग कितने फिट रहते हैं, मुझे सुबह दौड़ना है, जिम जाना है, शाम को मेरे को जिम जाना है, अपने आप को फिट रखना है, बहुत सही। ठीक है। उसके बाद फिर जब मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी बीवी होगी तो मुझे आधे घर के काम करने हैं, हाँ। मुझे बाहर से भी कमा के लाना है। उसके बाद भी हम अपनी औरतों को रोक नहीं पाते, हाँ। फिर भी चली आती हमें छोड़ के। लेकिन सही बात है। इंडिया में ये, और मेरे को दिखाते थे कि भाई वो आदमी है, वो औरत बैग पकड़ी हुई है, बच्चे का भी उंगली पकड़ी हुई है, आदमी शॉर्ट्स और अपने फ्लिप फ्लॉप्स पहन के आगे के चल रहे हैं आराम से। फिर जब खाना वाना होता तो वो अपनी बेटे बच्चे को खिला रही है। तो वो कहते थे कि ये लोग क्या करते हैं, कि सारे के सारे बिल्कुल राजाओं की तरह रहते हैं। औरतें सर्व कर रही होती हैं, बैग पकड़ रही होती हैं, बच्चे को वो कर रही होती हैं, और इनको ये भी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा फिट और ये रहना है। शादी हो गई, बात खत्म, कहाँ जाने वाली है। बहुत और सही। हमें तो अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है, गुड लुकिंग रहना पड़ता है जिंदगी भर। तो दिस इज, आई वुड से दैट इंडियन मेन थोड़ा आर बहुत चेंज सो है। सो लकी, या कुछ चेंज हुए हैं। मैंने बहुत से फादर्स ऐसे भी देखे हैं जो बहुत अपर्णा, डिवोटेड फादर। जो हाँ बहुत मतलब हस्बैंड्स देखे हैं जो पूरा सपोर्ट भी करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं और बच्चों को भी देखते हैं। बट स्टिल अभी भी बहुत सोसाइटी में चेंज लाने की देखिए जरूरत चेंज है। आ रहा है, लेकिन जो मेजोरिटी है वो हाँ। अभी भी वही है। ये वाली जो यंग जनरेशन है, एजुकेटेड हैं, दोज आर फॉर्चुनेट इनफ टू ट्रैवल अब्रॉड, दे सी थिंग्स, देयर माइंडसेट इज चेंज, दे आर वेरी ओपन माइंडेड एंड दे Yeah. वांना बी इक्वल पार्ट इन द फैमिली विद देयर किड्स एंड वाइफ। Yeah. बट दैट परसेंटेज इज नॉट वेरी बिग, द मेजोरिटी इज स्टिल दैट। एंड थिंग्स आर चेंजिंग विच इज गुड फॉर अस, कि ये चलो आगे तो सिनेरियो बढ़ रहा है, धीरे तो 50 साल बाद डेफिनेटली डिफरेंट होगा। लेकिन आज के समय में जब लोग ट्रैवल, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल बिजनेस में हूँ, जब हम ट्रैवल करते हैं तो मैं अमेरिकन ग्रुप्स के साथ भी काम करती हूँ और मैं जो साउथ एशियन कम्युनिटी उनके साथ भी काम करती हूँ। सच में तब डिफरेंस, जब आप दोनों को देखो तो डिफरेंस तभी आपको पता चलता। तब आप कंपेयर कर अरे सकते जैसे हो कि हम हाँ। थोड़े दिन के लिए अपने बाहर जाते हैं, किसी बाहर के रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, देन भी रियलाइज कि यार ये तो बड़ा काम कर रहा है, ये तो ये भी कर रहा है। अरे मैन हैज टू, हाँ वहां पे आप बैठ नहीं काम डिवाइडेड है उनके। हाँ। और मेरे एक बड़े से अंकल थे, उनकी काफी एज थी, वो अगर उन्होंने डिश वॉशर में बर्तन धोने हैं तो उन्होंने धोने हैं दोनों सबके। है। अगर ट्रैश का काम आदमी का है वो करेगा, डिश करना है तो वो करेगा। तो वहां पे घर में भी, हाँ बाहर भी आपके काम डिवाइडेड है, तो घर में भी इक्वल काम डिवाइडेड है। बहुत सही। वहां ये कोई ये ठप्पा है ही नहीं कि ये औरत के ये काम। एग्जैक्टली। वहां पे किसी कोई भी काम लेबल्ड नहीं है कि दिस इज अ फेमिनिन वर्क, ओनली वुमेन विल डू दैट, दैट इज नथिंग लाइक दैट। या सो अपर्णा, या मैं आपके मिशन की बात करती हूँ। जब आपने ये अपना मिशन शुरू किया था तो इसको एक नारी जागरण ही समझ लिया गया था या आपको सीरियसली लिया गया था तब? ना नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं लिया गया था। नहीं लिया गया था? ओह गॉड। जब मैंने स्टार्ट किया था और मैं काफ़ी लोकल लीडर से मिलना, कि मुझे लगता था कि देखिए हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रो है वुमेन सेफ्टी के लिए, तो मुझे ये लगा था कि सिस्टम भी, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बहुत प्रो है, बदलाव लाना चाहती है, तभी नई नई स्कीम आती हैं, लेकिन वो स्कीम एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो सिस्टम से, स्कूल्स में मतलब भी ऐसा समझा नहीं गया कि इसकी कोई जरूरत है, और उनको लगा इसको करने से हो भी क्या जाएगा, क्या बड़ी बात हो जाएगी, तुम 3 दिन सेल्फ डिफेंस सिखा लोगे हमारी बच्चियों, क्या फर्क पड़ जाएगा उसे, क्या बकवास चीज है। तो ये लीडर से मैंने सुना कि क्या बकवासी चीज है ये।
तो मैंने कहा ये तो वो लोग हैं जो फ्लैग बेरर हैं हमारे समाज के, वही मैंने वो कहा ऐसी लोग बात आपको है। फॉलो करें। अगर वो बकवास कह रहे हैं इस चीज को, वुमेन सेफ्टी को, या कुछ भी हम इनिशिएट कर रहे हैं, तो एक एप्रिसिएशन होने की जगह। और सबसे बड़ी बात इंडिया में आपको बताऊं, जो मुझे लगता है एक एक थॉट प्रोसेस ये है कि गुड डीड आदमी सेल्फलेस नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ आपका मोटिव होगा इसके पीछे। तो जब मैं जाती थी अथॉरिटीज के पास, तो मैं 3-4 महीने इंडिया आके रहती हूँ, 4 महीने मुझे लगता है मैं कितनी ट्रेनिंग्स दे दूँ, कितनी महिलाओं को मैं सिखा दूँ, मुझे ये लगता था। तो मैं ऑब्वियसली मुझे लगता था अथॉरिटीज के पास जाओ तो ईजी है, क्योंकि वहां से उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला तो मैं पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को 4 महीने में मैं ट्रेनिंग्स दे दूंगी, वो फिर तो इस तरह से हैंड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टीचर्स अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे, तो बड़ा नंबर हम ट्रेंड कर सकते हैं। तो मुझे अथॉरिटी में सबसे बढ़िया वो लगता था कि हाँ, उनको अप्रोच करना सबसे बेस्ट है। तो एनीवेज जब मैं जाती थी तो काफी अच्छे लेवल पे बैठे हुए जो ऑफिसर्स, जिनके हाथ में बहुत कुछ होता है, सबसे पहले तो आप चार्ज क्या करेंगी, क्या आप पैसे लेंगी? तो मैं कहती नहीं, बिल्कुल फ्री सेवा है, मैं ये दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, दिस इज अ पैशन एंड आई रियली वांट टू डू। तो फिर उनको लगता था तो आप ये कर क्यों रही हैं, आपको क्या मिलेगा इससे 10 करने सवाल। से? हाँ, आपको मतलब वो सवाल ऐसे होते थे, मुझे लगता था कि आपको केवल एक साइन करके, मैं जब आपको कह रही हूँ मुझे फ्री करना है, तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? आपको पैसा देना नहीं पड़ रहा, आपको मेरे को कुछ ट्रांसपोर्ट भेजना नहीं पड़ रहा, कम्यूट, आपकी ही डिपार्टमेंट में जा रही हूँ जहाँ पे है, उनको कहीं आना भी नहीं है, मैं अपना फिर भी समय दे रही हूँ। फिर लेकिन भी जो क्वेश्चंस उनके होते थे, और जो क्वेश्चन मार्क उनके फेस पे होता था, कि उनको लगता था कोई आके हाँ, ये करेगा ही क्यों, कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा आपको। तो आप क्या, फिर मेरे को ये सवाल था, आप क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं? तो ये क्या आप एक मास खड़ा कर रही हैं? फिर किसी ऑफिसर ने कहा अच्छा आप अवार्ड के चक्कर में होंगी, कोई ना कोई आपको ओह अवार्ड माय मिल जाए। गॉड। मतलब गुड डीड करना इंडिया में इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि लोग पहली बात तो आपको सीरियस नहीं लेंगे, और दूसरी बात वो ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आप ये कर क्यों रही हैं, इसके पीछे आपका गेन क्या है। इसमें कोई ना कोई तो अवार्ड होगा, या पॉलिटिक्स में जाना होगा, या आपको पैसे मिल रहे होंगे। आज के समय में जाती तो वो कहते हैं आपको अब सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स बनाने होंगे इंस्टाग्राम पे। इसलिए आप ये काम हाँ, कर रही क्योंकि ये पेंडेमिक के पहले की मैं बात बता रही हूँ, तब मैं True. बहुत अथॉरिटीज पे जाती थी, हाँ। अपील करती थी, बोलती थी मैं आपके पुलिस के कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग दे देती हूँ, मैं आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में दे देती हूँ, आपके मेडिकल डिपार्टमेंट में दे देती हूँ। तो मैं ये जब सवाल जाती थी झेलती थी। तो ये और पॉलिटिकल लीडर्स के हिसाब से कई लोगों ने मुझे बोला कि बकवासी चीज से क्या क्या हो जाएगा, इससे क्या आप ले आएंगी, क्या लड़कियां, क्या क्या सिचुएशन सुधर जाएगी, उन्हें रोटियां बनानी है कि उनको किक और पंच चलाने हैं? अरे लड़कियां तो वैसी तरह सब कुछ वो कर रही हैं, और आप उनको और सिखा दो तो अपनी मतलब इट इज नॉट, it wasn't taken positively that it is bringing some changes in the society that is good for the woman. For them this is completely useless thing. Nothing is gonna happen, and if you are, despite of all of these reasons, you still want to do what you are gaining out of it, टेल अस द ट्रूथ अबाउट इट। तो ये काफी प्रॉब्लम्स थी इसको इनिशिएट करने में। तो आपने खुद को कैसे आगे बढ़ाया? मेरे लिए बढ़ाना, क्योंकि मैं छोटी भी ट्रेनिंग देती थी, और जब मैं इम्पैक्ट देखती थी उन बच्चियों पे कि उन पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। हाँ। जब मुझे बोलती थी कि मैम 2 लड़के हमारा पीछा करते थे रोज, और वहां से आते थे, मुझे तो मैम मैं घर के मैं आती थी डर डर के, और घर के अंदर घुसते ही मैं भाग जाती थी घर के अंदर। जब से मैंने ट्रेनिंग ली मैम, पर मैं 15-20 दिन मैंने ट्रेनिंग करी, 2 महीने ट्रेनिंग करी, फिर मैं आया मेरे पीछे, मैं चली गई उसके पास खुद से। मैं क्यों भाई, क्यों आता मेरे पीछे, क्या प्रॉब्लम है? मैंने मैम उसको कन्फ्रंट किया, ये किया, वो उसको समझ ही नहीं आया वो, और उसके बाद से मैम वो आज तक मेरे पीछे नहीं आया। नहीं आया। या फिर लोगों ने कि मेरे को, हम लाइक व्हेन द गर्ल्स स्टार्टेड टेलिंग, दे स्टूड फॉर देमसेल्फ, दे कन्फ्रंटेड पीपल दोज वर ट्राइंग टू हैरेस देम, बिल्कुल। चाहे वो स्टॉकिंग कर रहे हो, ईव टीजिंग कर रहे हो। तो जब मैंने देखा कि लड़कियों की लाइफ बदल रही है, माय वर्ड्स आर टचिंग देम, बिल्कुल माय सही। ट्रेनिंग्स आर चेंजिंग द माइंडसेट, दे मेंटली बिकमिंग सो स्ट्रांग हो रही है। एंड दीज वर एक्चुअली द पुशेस, दैट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड मी कि नहीं, if people are changing, lives are changing, I can definitely do that. तो कभी ये सब करते हुए आपको ये नहीं लगा कि लड़कियों की लाइफ संभालते संवारते मैं अपनी आइडेंटिटी ना खो दूं, या कभी ऐसा लगा था? हिस्ट्री में लोग वो नहीं जानेंगे कि उन्होंने क्या गेन करा, वो लोग आज तक जाने जाते हैं जिन्होंने दुनिया को क्या दिया। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आइडेंटिटी इससे छुपती है, बल्कि मुझे लगता है मेरी आइडेंटिटी ही ये बन गई है बहुत कि अगर मैं किसी भी क्राउड में जाती हूँ, जब
ये यंग लड़कियां आती हैं, महिलाएं मेरे पास आती हैं, वो जब ये बोलती हैं कि मैम आपकी वजह से लाइफ चेंज हो गई, या आपकी वजह से, मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। एक मेरा मोटिवेशन स्पीच थी एक स्कूल में, और एक स्कूल में मैंने स्पीच ली, उसके पड़ोस में स्कूल था, उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि भैया आप वहाँ गए थे, उनकी जो बच्चियाँ हैं, उनकी बड़ी बहनें हमारे यहाँ पढ़ती हैं, प्लीज़ आप ज़रूर। बहुत खूब। मैं पहुंची वहाँ पे, उस दिन मुहर्रम था, स्कूल बंद था, लेकिन स्टूडेंट उन्होंने बुलाए थे क्योंकि मैं इंडिया से जा रही थी। जी। वो एक हैंडीकैप्ड बच्चा था, वो स्पीच खत्म हो गई, वो मेरे पास आया, इस बात को 6-7 साल हो गए। प्रिंसिपल ने कहा कि मैम आप एक बार इससे मिल लो, इस बच्चे से, बहुत मिलना चाहता है आपसे। तो वो बच्चा आया, कहता है मैम मैं आज 8, मैम मुझे आने में इतना टाइम लग गया, 1.5-2 घंटे। जो कैसे लगा भाई? कहते हैं कि मैं मैम 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से, वो किसी गांव में रहता था, मुहर्रम था, सब कुछ बंद था, वो लिफ्ट लेके आया था Oh क्योंकि God. उस स्कूल की दूसरे स्कूल में जो मेरी स्पीच हुई थी एक दिन पहले, वहां की बच्चियां उसके गांव में रहती थी, उन्होंने उसको बताया कि वो मिस मत करना, जाना जरूर। बहुत वो खूब। लिफ्ट लेके आया हूँ, लंगड़ा के चल रहा था, पैर में उसके प्रॉब्लम थी। कहता मैम मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मुझे लगता था कि मेरे पापा की चाय की दुकान है हाँ। तो मैं चाय की दुकान ही करूंगा, लेकिन मैं कभी बन नहीं सकता, लेकिन आज आपकी स्पीच सुनने के बाद मैम मैं टीचर बनूंगा, अरे अब वाह। मुझे कोई रोक नहीं सकता और मैं आपको कॉल करूंगा। उस बच्चे का कॉल मेरे पास 6 साल बाद आया कि मैम मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैंने ये बीएड कर लिया, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है मैम, आउट ऑफ ब्लू। और वो भी मैसेंजर पे, उसने फेसबुक ढूंढ के मुझे, कि मैं क्या कि बात। उस दिन के 6 साल पहले आपने, आपको याद होगा, मैं ऐसे आया, उसने हाँ। मुझे फोटो भेजा अपने साथ कि उस दिन की स्पीच से। तो जब इस तरह के बच्चे आते हैं, इस तरह के मेरे पास कई बार मैसेंजर पे आते हैं कि एक बच्ची, मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी आईआईटी की, आज वो इटली में काम करी, टुंडला की बच्ची है वो। उसका है कि मैम आप आई थी इतने साल पहले और आपने बात करी थी मैम, वो मुझे ये था कि मुझे बाहर जाके, आज मैं इटली रहती हूँ, मैं इस कंपनी में। तो ये जो लोग होते हैं जब आते हैं, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए, कि बहुत मुझे लगता है यही मेरी आइडेंटिटी है, कि हाँ। शायद उनकी उनकी डेस्टिनी में तो ये था ही। हाँ। हाँ। एक मैं केवल एक जरिया बनी, एक कारण बनी उनमें ये थॉट डालने का हाँ। कि यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर बहुत। लाइफ, एंड दे अचीव्ड इट टुडे। और यही आपकी पहचान बन जाती है, और यही आपको सबसे ज्यादा इनर सेटिस्फेक्शन देती है। डेफिनेटली, और मुझे लगता है इससे बड़ी कोई चीज नहीं है जो आपको इनर हैप्पीनेस। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं। बिल्कुल ठीक बात। तो अपर्णा, आप जैसे इतनी लड़कियों के लिए कई बार खड़ी हुई हैं, तो कहीं आपको कभी ऐसा भी हो कोई लाइफ थ्रेट्स मिले हो? मुझे एकदम माइंड में आया ये सवाल। लाइफ थ्रेट्स काफी बार मिले हैं। अच्छा। हाँ, लाइफ थ्रेट्स काफी बार। एक जब मेरी डॉक्यूमेंट्री यहाँ अनाउंस हुई कि भाई हॉलीवुड के डायरेक्टर मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, कोई रैंडम सा कॉल आया मेरे पास। वो बाद में मैंने कॉल किया तो वो एक्चुअली आगरा फोर्ट, आगरा के पास कोई एसटीडी थी, वहाँ से किसी ने किया था कॉल। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि आपके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बन रही है, और ये आप इंग्लैंड रहती थी, वहां से पॉइजन ले आई हैं, हमारी महिलाओं को ही लगा रही हैं पॉइजन। गॉड। और मेरी भाभी थी, उन्होंने, वो आपकी पिंक बेल्टर थी, मुझे नहीं मालूम कौन भाभी थी। और आज तो मैंने कहा भाई आप कुछ करते होंगे उन भाभी को कि आज वो मेरे भाई से अलग हो रही हैं, कि क्यों हो रही हैं। तो मालूम पड़ा कि बाद में कि उस महिला को बहुत वो अब्यूज करता था, हस्बैंड बहुत मारता वारता था, उसका हाथ पैर वगैरह कुछ तोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, वो महिला फिर पिंक बेल्ट ज्वाइन किया उसने, फिर वो अलग हुई अपने हस्बैंड से, उसने अपने घर से कुछ पायल वाल बनाने का, मतलब शी वॉज सेल्फ एफिशिएंट नाउ। तो उसका कोई रैंडम कोई देवर, उसका कॉल आया। तो इस तरह के मेरे पास कॉल आते थे। तो उसने मुझे कि मैं कल का मैं सूरज नहीं दिख पाओगी तुम, कल मॉर्निंग में तो मैं सूरज निकलने से पहले, मैं वो दे रहा हूँ, वर्ड दे रहा हूँ, तो जान से मार दूंगा। मुझे गॉड। बहुत हंसी आई। ओह माय मैंने गॉड। कहा भाई पहले तो ये बता, तू वायर के पीछे से मुझसे बोल रहा है, मैं कहाँ पे मैं तो कल मरने वाली हूँ, ठीक है, तू काय के लिए इतनी मेहनत करेगा, पैसे खर्च करेगा मेरे पास आने तक, अपना एड्रेस दे, मैं उबर करके मैं ही आ जाती हूँ तेरे पास, मैं इस पैसे का क्या करूंगी, और बता दे कौन सा चाकू तू यूज करेगा जो तेरे को कंफर्टेबल हो, मैं चाकू भी खरीद लाऊंगी, कि मैं तो मर रही हूँ, तू पैसा भी खर्च मत कर। खर्च मत कर। He was so shocked to hear my reply because he didn't expect it. He must be, threatening women, and women are always like scared and crying and like that. So he was expecting same, and I'm sure that he must be from the village. The tone he was speaking with me. So see, I've seen lots of sunrises, sunsets since then. So this kind of call, this is one incident I told you, but there are like so many आपने incidents. अभी इतनी लाइफ और बदलनी है, तो आपने तो अभी बहुत जीना है, पर ना बहुत सी
लड़कियों की आपने लाइफ बदली है? कोई है ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत कहानियां हैं पूनम दी, बहुत ज़्यादा कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी मुझे हमेशा याद रहती है। थोड़ी सी बड़ी सैड स्टोरी है, लेकिन आज जो वो लड़की कर रही है, मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती उसकी। फादर नहीं थे, लखनऊ की लड़की थी और 14-15 साल की वो बच्ची थी। भाई उसका 22-23 साल का था एंड भाई वॉज मोलेस्टिंग हर। अच्छा। हाँ, रियल ब्रदर। ओह। और हमारी ट्रेनिंग हुई तो मैं अपने ट्रेनर्स को एक ट्रेनिंग ये भी देती हूँ कि आपको केवल सेल्फ डिफेंस ही नहीं सिखाना है, आपको ये भी देखना है कि लोगों के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं। कोई नजरें मिलाना बंद कर देता है, किसी आंखों में आंसू आ गए, सो दे मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमने ये करना शुरू करा, इतनी विक्टिम्स हमें मिली, इतनी विक्टिम्स हमें मिली कि आई कैन नॉट इवन गिव द नंबर टू यू। गॉड। 6 years, 7 years, 8 years, and by their own uncles and cousins and father and all, they वो तो जो छोटे बच्चे हैं, इनकी लाइफ शुरू नहीं हुई, जिनको मालूम ही नहीं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जब हम बता रहे हैं कि ये होता है, then they realize. then they start crying and they started and they are not able to tell। इतनी छोटी बच्चियां, उनको डर भी लगता है कहाँ जाएंगे। सबसे प्रॉब्लम बड़ी ये है कि आप सोचो कि हमें ये मालूम है क्या सिचुएशन है, बच्ची क्या वो सहन कर रही है जिंदगी में, और हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके रक्षक होने चाहिए वही भक्षक है। मैं बाहर की हूँ, वो माइनर बच्ची है, तो मैं गार्जियन नहीं हूँ उसकी लीगली, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, उसकी हेल्प नहीं कर सकती। जो उसके लीगल गार्जियन है उनसे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल कह रहे तो ऐसी कहानी बना रही है, लाइक कंप्लीटली इट इज नॉट बिग डील फॉर देम। और या कहेंगे कि भूल जा, चल भूल जा, हम नहीं, हम समझा लेंगे। हाँ। हमारा ये, हम समझा हाँ। लेंगे उसको। हाँ। हमारा भांजा, हमारा भतीजा, हमारे देवर है, आप समझा लेंगे मैडम, समझा लेंगे। Sad. और फिर मालूम पड़ा कि, तो लखनऊ की आपको कहानी बताती हूँ, मोलेस्ट कर रहा था खुद का ब्रदर, ट्रेनिंग हो रही थी, बाद में मैं शॉर्ट में बताती हूँ स्टोरी। मालूम पड़ा कि उसका खुद का ब्रदर मोलेस्ट कर रहा है, उसने अपनी मदर को बताई ये वाली बात, और वो ही केवल अर्निंग हैंड था जो ब्रदर था। अच्छा। तो माँ ने उस बेटी को ये समझ, पहले तो माँ ने 2-3 बार भाई को डांटा, भाई नहीं माना, फिर भी भाई की 23-24 साल के लड़के के सामने क्या चल रही है, जबकि वही कमाने वाला है। तो उसके बाद माँ ने सरेंडर कर दिया और बेसिकली उस लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया कि बेटा देख, तू शिकायत करेगी तो ये भाई तो चला जाएगा जेल, ये घर भी चला जाएगा, ये रोटी मिल रही है वो भी चली जाएगी, हम लोग रोड पे आ जाएंगे, और तेरे साथ रोज ये होगा जो आज भाई कर रहा है। ओह गॉड। तो जस्ट जस्ट गो विद, ऐसे ही चलती बी क्वाइट, क्योंकि तेरी शादी होगी, हस्बैंड भी करेगा, तो भाई कर रहा है तो क्या हो गया। ओह ये माँ समझा रही है उसको। उस लड़की ने हमें बहुत मुश्किल में बताया, पूरी ब्रेन वॉश थी वो, अपने हस्बैंड के साथ, वो सॉरी अपने ब्रदर के साथ वाइफ की तरह रह रही थी, अपने रियल ब्रदर के साथ। और उसका एक बार एबॉर्शन हो चुका था, उसने हमें बताया एक बार, उसका वो 15 साल की बच्ची थी वो। फिर उसको हमने काफी ब्रेन वॉश किया, हमने उसको कैसे ना कैसे करके निकाला। तो मदर तो पूरी मुकर गई पूरी तरह से, और वो लड़की कोई केस वेस करना नहीं चाहती थी। अच्छा। हाँ, ब्रदर के साथ कि मेरी माँ का क्या होगा। अभी भी माँ और भाई को देखो, मतलब सपोर्ट करती है, मतलब बच्ची का दिल देखो कि भाई इतना कुछ कर चुका है, माँ पूरा कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो उनके खिलाफ करने को, उसको ये था कि मैं घर छोड़ना चाहती हूँ, तो मतलब अब मेरे वो को कुछ अलग मिल हुई? जाए। उसको अलग किया हमने, उसको हमने रखा वहाँ पे 2-4-5 लोग थे जो मदद को आए। फिर हमने उसको ब्यूटिशियन का कोर्स कराया, फिर उसी समय पढ़ते पढ़ते हमने उसको फिर हेयर स्टाइलिंग का वो कराया, फिर हमने नेल वगैरह का कराया। टाइम हो गया, आज वो उसका हमने खुद से माइक्रो बिजनेस उसका स्टार्ट किया, थोड़े फंड्स वगैरह लेके, और आज वो अपना बिजनेस कर रही है, अलग रह रही है। तब वो आज 6-7 साल हो गया, आज तो 22 साल की है, 2 बच्चियां उसके लिए काम करती हैं। अच्छा। अलग कमरा लेके रहती है। हाँ। और अपनी माँ को सपोर्ट करती है बाहर से। अच्छा। हाँ, माँ को भेजती है कुछ पैसा। उसने मेरे को फोन करके बोलती है कि मैम मैं इतना कमा रही हूँ अपनी माँ को। मैंने कहा बिल्कुल भेजो बेटा, माँ के लिए बेटी तो तुम बेटी बहुत, रहोगी। बिल्कुल। तो हाँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बट अचीवमेंट है बहुत ही हार्ट टचिंग है कि ये। इस तरह की स्टोरीज बहुत है, मैंने आपको एक बताई है, लेकिन जो सिचुएशन है ना ग्राउंड लेवल पे, वो बहुत बेकार खराब। सिचुएशन है, बहुत बेकार है। इतनी विक्टिम्स अगर आप ढूंढने निकलेंगे, जब हम यहाँ तो हम ये है ना कि वही मैंने कहा 80% तो केस रिपोर्ट होते नहीं है, सर्वे बताता है। वो हमें तब मालूम पड़ा, हमें लगता था इंडिया को डिमीन कर रहे हैं, लेकिन जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं और हमने ये विक्टिम्स देखी हर तब हमें जगह पे, तब हमें पता चला कि नहीं, हजारों हैं।
घर की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है अंदर आपको वो नहीं सुरक्षित नहीं है। पता, वो सुरक्षित। छोटी छोटी बच्चियां, अंकल चाचा अबॉर्शंस हो जाते हैं और मतलब बहुत बेकार सिचुएशन है जहाँ पे अगर माँ की कोई स्टैंडिंग नहीं है और इस तरह का है, यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की है और जो माइनर्स हैं उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे क्या कहते हैं, अब आजकल के टाइम में तो स्कूल्स में गुड टच बैड टच भी सिखाया जा रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को तो ये पता ही नहीं चल पाता कई बार बिल्कुल सही। कि उनका चाचा मामा फूफा क्या कर रहा है उसके साथ में। तो मुझे लगता है कि ये एक स्कूल का एक नेसेसरी सब्जेक्ट होना चाहिए अब। बिल्कुल नेसेसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए सोसाइटी में ना एक सोच बदलनी चाहिए। बेटे को प्रोटेक्ट करना है हर हालत में। बीइंग अ मैन यू आर ऑलवेज राइट, बीइंग अ मैन यू आर सुपीरियर, बीइंग अ मैन यू आर मोस्ट वैल्यूड पर्सन इन द फैमिली। अगर आप उसको एक क्राउन पहना के रखेंगे तो घर में वो किसी के साथ कुछ करे, उसको ये मान लो कुछ नहीं होना मेरा। तो बच्चियों को समझाया जाता है, तो आप उस गुड टच बैड टच को सिखाने का क्या करेंगे जब बच्ची को मालूम गलत हो रहा है, बच्ची शिकायत कर रही है और बच्ची का ही मुंह बंद करा जा रहा है कि किसी को बाहर बतानी नहीं वाली बात, हम समझा देंगे। ये बात बहुत सही बात है, और ये आदमियों को सिखाना तो जरूरी घर है, की सोच बदलना जरूरी है। बेटों को, बेटों को बच्चों को। आपके मतलब जितना आप बेटियों को सिखा रहे हैं गुड टच, एक्चुअली तो गुड टच बैड टच तो खैर लड़का और लड़की दोनों को ही सिखाना चाहिए, बट बेटों की सोच बदलना बहुत बेटों जरूरी की सोच बदलना, बहुत खूब। घर की सोच बदलना देखिए जरूरी है। बिल्कुल, आपकी हाँ। अपब्रिंगिंग जो जैसी सोच होगी वैसी आप अपब्रिंगिंग अपने बेटे को देंगे। अगर आप बेटे को मिस्टर राइट करके बड़ा कर रहे हैं और बीइंग अ सुपीरियर, बीइंग अ मैन यू आर अ प्रिंस ऑफ द फैमिली, अगर आप Yes. उसको बड़ा कर रहे हैं और लड़की को कोई आप वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं, उसको सेकेंडरी रख रहे हैं, तो कल को वो कैसा व्यवहार करेगा। और आप सबसे बड़ी बात है, वो आपका बेटा ही नहीं है, ये समझने की आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी हर उस माँ को, हर उस पिता को, कि आप अपना बेटा ही नहीं पड़ा कर रहे हैं, वो कल को कलीग भी बनेगा, किसी का हस्बैंड भी बनेगा, किसी का बाप भी बनेगा, उसको सारे रोल्स निभाने हैं। तो आप उसको केवल बेटा करके ना बड़ा करें, क्योंकि आप जैसा रखेंगे उसको, कल को बीइंग अ हस्बैंड भी वैसा ही होगा, बीइंग अ फादर भी बहुत वैसा ही सही, होगा, बीइंग अ कलीग भी वैसा ही बहुत होगा। आपके सामने वो प्रोजेक्ट है, अगर आप उसको राइट करेंगे तो हर रोल वो राइट निभाएगा, और आप उसको गलत तरीके से बड़ा करेंगे तो हर रोल वो गलत। तो आपके प्यार और लाड़ की वजह से कितने लोग सफर करेंगे, उसकी वजह से ये अंदाजा आपको होना चाहिए। बहुत सही बात। मुझे इस बारे में यही लगता है कि मदर्स जो हैं, सबसे पहला रोल तो माँ का ही होता है अपने बेटों को सिखाने का। एंड कई बार मदर्स ही सेल्फ डाउट करती हैं, वही ये सोच के रख लेती हैं कि भाई हमारी तो यही जगह है, यही जगह तो हमें अपनी बेटियों को भी यही सिखाना है और बेटों को इस तरह से राजा बेटा बनाकर पालना है। राजा तो बेटा सिंड्रोम। हाँ, तो इस बारे में मतलब हमें काम करना पड़ेगा, बिल्कुल माँओं को काम करना पड़ेगा, बड़ी बहनों को करना पड़ेगा। घर में जिनके एक नई लड़की आए तो उसे उसकी जगह मिल सके, एक प्रॉपर प्लेस मिल बिल्कुल। बिल्कुल। जेंडर इनइक्वालिटी है वो घर से ही हाँ, आपको खत्म करनी पड़ेगी, तब आप सोसाइटी को एक सक्षम और समर्थ बिल्कुल, बैलेंस आदमी दे सकते। बहुत सही बात है। तो अपर्णा कभी थकान, रिजेक्शन या फिर क्रिटिसिज्म का सामना करती है तो खुद को कैसे रिचार्ज करती है? वही मैंने कहा, स्टोरीज इतनी ज्यादा हैं क्योंकि कि कभी कभी आपको खुद को लगता होगा, आई मीन हम एक दो सुन लेते हैं तो। अपर्णा सच बताऊं, जब ये मौमिता वाला, डॉक्टर मौमिता वाला केस हुआ तो वी रियली फेल्ट, अंदर से हम लोगों को बुरा लगा। निर्भया केस हुआ और भी बहुत से केसेस हुए, हमें कहीं ना कहीं थकाया, हमें उदास किया, हमें लगा कि सोसाइटी में ये चेंजेस आने चाहिए। बट कितने दिन है ना, फिर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने काम करते हैं। लेकिन अपर्णा इन चीजों से डेली दोस्ती। झेल रही है, जूझ रही है, सुन रही है, लोगों को हील कर रही है। कैसे रिचार्ज करती हो? ये सबसे पहली बात तो एक बग आपके अंदर जरूर होना चाहिए कि हर किसी को रिचार्ज करना, रेजुविनेट करने के अपने अपने तरीके होते हैं। और क्योंकि मैं खुद ट्रैवलिंग बिजनेस में हूँ, तो ट्रैवलिंग इज द बेस्ट मोड वाह, हाँ, रिचार्ज, ये बात तो रेजुविनेट। है। हाँ, कि जब आप क्योंकि कई बार आप उस ककून में बैठे होते हैं और ककून हर तरफ से नुकीला हो जाता है ना, तो आपको चुभने लगता है। तो आपको कई बार उससे बाहर निकल के अपने आप को और मजबूत करके फिर दोबारा आना होता है। दोबारा आना है, काम तो वो करना है, काम तो लेकिन वही करना है।
तो मेरे लिए डेफिनेटली एक क्योंकि ट्रैवलर रही हूँ ज़िंदगी भर, तो और काम भी मेरा वही है, तो मेरे लिए वेकेशंस, दुनिया घूमना, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ द बिगेस्ट एजुकेशन। आप अलग कंट्रीज में जाओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ के लोगों so से बहुत true. कुछ मिलता है। तो एक मेरे लिए ये एक ट्रैवलिंग जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिचार्ज एलिमेंट है। और दूसरा जो ये स्टोरीज जब आती हैं, जब लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, एक जो मैसेंजर पे मेरे को मैसेज आता है या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 5 लाइनों का आता है कि मैम ये हो गया मेरी लाइफ में, तो ये यही साथ में ये दैट इज द मीनिंग ऑफ माय लाइफ, दैट इज अ पर्पस एंड आई थिंक गॉड हैज सेंड मी फॉर दीज पर्पसेस। Yes, So yes. these are the biggest, actually, the blessing, happiness that person can achieve in their life. The people are coming and their life is changing and they are किसी की हंसी का कारण आप बन रहे हैं, इससे बड़ा और ये चीज आपको बूस्ट करती होगी, मोटिवेट करती बहुत होगी ज्यादा कि भाई मुझे तो ये काम करना है और बहुत आगे लेकर जाना सबसे है। बड़ा ग्रेटिफिकेशन। एंड आई रियली फील एंड विश कि आप बहुत आगे लेकर जाओ इस काम को। आपके जीवन का एक मंत्र जो हर लड़की को याद रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो नेवर गिव अप। मैंने जैसे कहा कि जब आप एक बार गिरते हैं, फिर उठो। आप उठो। आप चाहे 4 कदम चलो, आपको गिरे नहीं रहना। आप एक बार फेलियर को आप ये समझो कि ये वाला रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता पकड़ना है। वो डेड एंड नहीं है, वो नए डोर खोल रहा है। अगर आप चलते रहोगे तो अपने आप रास्ते भी बनते चले जाएंगे, मंजिलें भी मिलती चली जाएंगी, बहुत और सही। जहां आपको पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे। और मैं हर महिला को ये जरूर बोलूंगी कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बने। सबसे बहुत सारी चीजें आप फुलफिल नहीं कर सकते केवल प्यार से और स्ट्रेंथ से और कॉन्फिडेंस से। ये सारी चीजें जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये सबसे बड़ी लिबर्टी है लाइफ की कि अपने डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं। और जिस दिन आप खुद अपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए, ये हर महिला के लिए सबसे बड़ी लिबर्टी और एम्पावरमेंट। बहुत सही बात है, बिल्कुल। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको अपनी बात कहने में एक आपको लगेगा कि ये मेरा अधिकार है। आज आप उस लेवल पे खड़ी हैं, लोगों की नजरें बदल जाएंगी, नजरें बदल जाती हैं। बहुत सही। लोगों की नजरें बदल जाएंगी आपको देखने की। आप जब आपकी ये सही बात है, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मैंने देखा है अपने फादर को, मैंने अपनी सिस्टर्स को देखा है। आज मैं जिस जगह पे मैं हूँ, वही रिश्तेदार जो मुझे एक समय पे मेरे स्पोर्ट्स करियर को क्रिटिसाइज करते थे, अपनी बेटियों को मुझसे बात नहीं करने देते थे। जब मैं टूरिज्म में आई तो रात में 2-3 बजे मैं घर पहुंच पाती थी, क्योंकि दिल्ली में मैं ग्रुप छोड़ती थी तो मुझे लगता था होटल के लिए क्या पैसे खर्च करो, रात में निकल पड़ो, पैसे बचेंगे। बहुत तो सही मैं बात। 2-3 बजे घर पहुंचती थी तो लोगों को लगता था गोरों के साथ रहती है, रात में 2-2 3-3 बजे छुप छुप के आती है। आप इंडियन सोसाइटी, हाँ। तो लोगों ने बात करनी बंद कर दी मुझसे और घर मेरे मोहल्ले में र्यूमर्स चलने लगे मालनी में क्या ये हमारे इंडियन सोसाइटी कैरेक्टर का वही ना कि बात है। किसी महिला को नीचे Exactly. खींचना, कैरेक्टर हाँ, शुरू कर दो। अपने घर में नहीं देखना, बाहर सब कुछ देखना है और करेक्टर असैसिनेशन। कनाडा में मुझे एक अवार्ड मिला, लाइक बेस्ट टूर मैनेजर ऑफ एशिया, उस मल्टीपल अवार्ड्स। फिर उसके बाद जब फिर अवार्ड्स मिले और फिर जब न्यूज़पेपर छापता था तो वही लोग अड़ोसी पड़ोसी वो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को लाने लगे मेरे पास कि कैसे बना अपने करियर, जैसा बनाओ। हाँ कैसे बना करियर, इसको थोड़ा सा गाइड करो, इस जैसा कैसे। तो आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपके आसपास के लोग ना आपको अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। और ये मेरे जब लोगों की नजर में आपके लिए सम्मान होता है ना, तो आपके खुद की सम्मान अपने लिए बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का हो जाता है कि आप और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हर महिला को इंडिया में प्यार से आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होके आप बहुत कुछ achieve बहुत खूब, बहुत खूब। एक लाइन में बताएं, पिंक बेल्ट मिशन ने आपको क्या सिखाया? पिंक बेल्ट मिशन ने मुझे मीनिंग दिया। मैं अलग अलग समय पे जब मैं स्पोर्ट्स में थी तो मुझे लगता था मेरा शायद मैं सीरियस दुनिया में आई हूँ कि स्पोर्ट्स कुछ मेडल्स जीतने। और जब मैंने टूरिज्म शुरू किया तो अच्छा ठीक है, ये मुझे अच्छे अच्छे यहाँ अवार्ड मिल जाते हैं, वहाँ अवार्ड मिल जाता है। पिंक बेल्ट ने मुझे ये सिखाया कि सबसे बड़ी खुशी जिंदगी की है वो लेना नहीं देना है। और अगर आप किसी की हंसी का कारण आप हो, इससे बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं। वाओ, अमेजिंग। तो पिंक बेल्ट मिशन इज टीच यू हाउ टू गिव एंड अचीव हैप्पीनेस बाय दैट। वाओ, आज के यूथ जो लड़के और लड़कियां, उनके लिए कोई दिल से मैसेज दीजिए जो उनके लिए एक लेसन भी हो। ये मेरा लास्ट सवाल है। देखिए, सबसे पहले अपनी लाइफ का मीनिंग आप जरूर खोजो।
कि आप इस दुनिया में आए हो, पर्पस क्या है? पर्पस क्या है लाइफ का। बहुत खूब। क्योंकि पर्पस ये नहीं कि मुझे फादर बनना है और मुझे वाइफ बनना है और मुझे अच्छा मेकअप करना है, ये तो लाइफ के रूटीन्स हैं। बहुत जो लाइफ के अलग अलग पायदान है वो तो आपको पूरा करना ही करना है, बहुत लेकिन लाइफ का एक जो मीनिंग है, जो एक पर्पस है कि मैं जब जाऊं तो लोग मुझे याद रखें। जरूरी नहीं है कि हर कोई शेक्सपियर बन सकता है, हर कोई लियोनार्डो दा विंची बन सकता है, लेकिन अगर आपका मोहल्ला भी आपको याद रखता है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपका मोहल्ला आपको याद रखे, जाने के बाद भी जाने आप के बाद लोग बात करें अच्छा आदमी था। ऐसा था। क्योंकि देखो, होता तो है, ये जाने के बाद ये बात होती है, लेकिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए ना जैसे जो कि लोग याद रखें, हमेशा याद रखे। तो वो बहुत तभी आप लोग याद रखेंगे जब आपको अपनी लाइफ का एक मीनिंग खोजो, यस। एक लाइफ का पर्पस खोजो। और मैं फिर बोल रही हूँ यही बात कि जो लोगों को खुशी देने का मजा है, जो लोगों को जिंदगी देने का मजा है, जो लोगों की लाइफ छू तो हर कोई लेता है, लेकिन लाइफ को कोई टच करना, किसी की स्पिरिट को टच करना, ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट यू कैन डू विद योर लाइफ। अमेजिंग। और ये काम अपर्णा रजावत बहुत दिल से कर रही है, प्यार से कर रही है। आपकी स्माइल बताती है कि आप कितना काम कर रही हैं, आपके अंदर की खुशी नजर आती है आपके चेहरे पर। और आपसे मिलकर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा है अपर्णा। एंड मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जो है ना, ये जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज्यादा सोसाइटी में बदलाव ला सकता है। सो सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, अपने समाज, अपने देश की लड़कियों से, कि आपकी सुरक्षा जो है वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी लाइफ की वॉरियर बने। लड़कों से ये कहूंगी कि अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं सम्मान देना भी सीखें, क्योंकि प्यार के साथ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और हर समाज की हर माँ से यही कहना चाहूंगी कि बेटी के साथ साथ बेटे को सही सोच दे। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और बताएं कि अपर्णा का कौन सा टिप जो है वो आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सी बात आपके दिल को छू गई। इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ और दमदार शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू लव सो यू मच। ऑल। थैंक यू।